जी, जी, ज़रूर, ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं मोहम्मद यासिर। और ईद के इस पुरमसरत मौके पर बड़ा ही ख़ास प्रोग्राम लेकर आपके सामने एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है। जनाब, ये ईद का मौका है और इसको बड़ी ईद कहा जाता है। बड़ी ईद इस हवाले से है कि इसमें एक क़ुरबानी का एक मरहला है, एक फ़राइज़ की अंजामदही एक होना ज़रूरी है। इसलिए इसको बड़ी ईद कहा गया है कि इस ईद पर हमें क़ुरबानी का सबक मिलता है। अब इसके ऊपर मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के अंदर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हो चुकी है कि ये क़ुरबानी का जो तरस हमें मिलता है, इसका क्या मकसद है। हम बार बार ये बात दोहराते आए हैं कि क़ुरबानी का जो मकसद है और मसरफ़ है वो ये कि हमें अपनी अना को, अपनी ज़ात को, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कुब्र भर चुका है, उसको क़ुरबान करना है। क्योंकि बारी ताला के नज़दीक ये बिल्कुल भी चीज़ हमारे लिए मुनासिब नहीं है किसी भी हवाले से। तो शायद ये सिखाने के लिए कि हमें अपनी अना को, अपनी ज़िद को, अपने अंदर जो हिरस पाई जाती है, लालच पाया जाता है, और ये तमाम चीज़ें जो हमें जिस्मानी और रूहानी तौर पे मफलूज कर रही हैं, माज़ूर कर रही हैं, इसको आज के दिन क़ुरबान करना है। और साथ ही इसको ईद का नाम दिया गया है। तो ईद का माने और मफ़हूम यह है कि इसमें खुशी का इजहार किया जाए, खुशी को बाकायदा मनाया जाए। और मनाने का हमारे यहाँ जो सबक हमें मिलता है ईद को, वो ये है कि दूसरों के साथ हम अपने खुशी को शेयर करें, खुशियाँ बांटना हम इसमें शुरू कर दें। ये भी अमल साल के 12 महीने वैसे तो जारी रहना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि एक दिन तक महज जो है वह महदूद होकर रह गया है। तो अपने प्रोग्राम के ज़रिए आज कोशिश करेंगे, आज हल्की फुल्की गुफ्तगू की जाए। बड़े सकील किस्म के मौज़ूआत होते हैं, समाजी मामलात, इसके अलावा जो सियासी नौइयत के मामलात हैं वो प्रोग्राम्स में अमूमन ज़ेर बहस आते हैं और मेहमान शख्सियात के साथ बड़ी गर्मा गर्म बहस होती रहती है। लेकिन क्योंकि आज ईद का मौका है और बड़ी ईद का मौके पर कोशिश होगी कि क़ुरबानी के हवाले से बात करेंगे। जो मौजूद मेहमान यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत कहकशां सजी हुई है, मेहमानों को भी अब से कुछ देर बाद मैं खुशामदीद कहूँगा। उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो ये ईद का जो मौका है वो कैसे गुजारते हैं और जो फ़रीज़े की अंजामदही है इसको कैसे पाया तकमील तक पहुँचाते हैं, ये जानना ज़रूरी है। मौजूद मेहमानों को बिला ताख़ीर खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले जो आज हमारे मौजूद मेहमान हैं जनाब मोहम्मद इरफ़ान साहब। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आप उन्हें हमारे साथ देखते हैं, मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू करते हैं उनसे। हम ख़ास तौर पे जो तालीमी मामलात हैं उसके ऊपर बड़ी सराहसिल गुफ्तगू करते हैं और बड़ा एक तजर्बा आप रखते हैं इस शोबे में। इरफ़ान भाई को मैं खुशामदीद कहूँगा और ईद की मुबारकबाद दूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश इरफ़ान भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए, ख़ास तौर पर ईद के मौके पर। दूसरे हमारे एक और बड़े खूबसूरत मेहमान, बड़े ही ख़ास मेहमान हैं। आप उन्हें भी हमारे साथ मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में देखते हैं, बड़ी सच्ची और बड़ी खुलकर गुफ्तगू करते हैं। और उससे भी ज़्यादा ये कि हमने उनसे जो चीज़ एक सीखी है वो हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना है। ये सबक उनसे मिला है। आज भी हम ज़रा उनसे जानेंगे कि वो ऐसा क्यों हमें दरस देते आए हैं, या क्यों इसकी जो है वो हमें बार बार ये चीज़ हमें सिखाते रहते हैं। जनाब मोहम्मद फ़ारूक अफज़ल साहब एक मशहूर मारूफ़ बिज़नेसमैन, एक समाजी शख्सियत भी हैं। इसके अलावा बहुत सारी खिदमात आपकी हैं समाज में, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई, आपको भी ईद की मुबारकबाद कबूल कीजिए। और ये जो अभी फ़लसफ़ा इसके हवाले से बात होगी, आज की सब्र और शुक्र जो है वो हर हाल में अदा करना है। दूसरे हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान, इससे पहले भी आप उनको हमारे साथ देख चुके हैं। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आप करते हैं। आप भी एक बिज़नेस की एक जो बिज़नेस के हलक़े हैं, कारोबारी हलक़े हैं, उनमें पहचाने जाते हैं। फार्मा इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक़ है। एक बहुत बड़ा नाम फार्मा इंडस्ट्री में पाकिस्तान में बन चुका है। हाई क्यू फार्मा के नाम से उसके CEO हैं जनाब आतिफ़ इकबाल साहब। तशरीफ़ फरमाएँ। मौजूद मेहमान को खुशामदीद भी कहूँगा और ईद की मुबारकबाद भी दूँगा। बहुत शुक्रिया आतिफ़ साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है एक और बड़ी ख़ास मेहमान। पाकिस्तान में ज़रा कम होती हैं, लेकिन जब भी होती हैं हमारी कोशिश होती है कि उनको यहाँ पे ज़रूर मदऊ करें, उनसे गुफ्तगू करें। और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन के हवाले से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं, काम कर रही हैं और जिद्दतें मुतारिफ़ करवा रही हैं, बनने संवरने का जो अमल है उसके हवाले से, और एक बड़ा सलून भी यहाँ पर चला रही हैं।
उसके अलावा कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो पाकिस्तान में आपने मुतारिफ़ करवाई हैं फेशियल वगैरह के हवाले से, और ये तमाम चीज़ें हम तो इससे ज़्यादा आगाह नहीं है। आज उनसे जानने की भी कोशिश करेंगे। ईद के मौके पर आज हमने उनको यहाँ मदऊ कर रखा है, ज़हरा जाहिद साहिबा, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। ज़हरा, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश, और ईद की मुबारकबाद कबूल कीजिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया आपका। तो मौजूद मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, गुफ्तगू उनसे की जाएगी। एक मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पर लूँगा और ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ कर लेंगे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से कबल प्रोग्राम की इब्तिदा में मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ़ आपसे करवाया, और ये सिलसिला गुफ्तगू का जारी रहेगा। और आज क्योंकि बड़ा ही ख़ास मौका है, तो ये कोशिश करेंगे कि अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से जानें कि वो ये ईद का जो दिन है वो कैसे गुजारते हैं, और ये ख़ास तौर पे जो क़ुरबानी का जो फरीज़ा है उसकी अंजामदही कैसे होती है। तो सबसे पहले जनाब इरफान भाई हमारे यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, एक दफ़ा फिर उनको ईद की मुबारकबाद। इरफान भाई, ये जो ईद का मौका है और ख़ास तौर पे बड़ी ईद, ये एक बड़ा इम्तिहान होता है मर्द हज़रात के लिए, ख़वातीन के लिए भी यकीनन होता है, लेकिन दूसरे हाफ़ में, लेकिन जो पहला हाफ़ है ये ख़ासा मुश्किल होता है। तो ये जो पहला मरहला है ये कैसे मुकम्मल होता है, और इस वक्त कसाई को ढूंढना ये गोया ऐसा है जैसे IMF को मनाना, तो ये कैसा काम जो है वो होता है, ज़रा ये ज़रा फरमाइएगा जी। यासिर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, इस इम्पोर्टेंट मौके पर आपने याद रखा, बुलाया, और आपके तवज्जुह से पूरी उम्मत मुस्लिमा को ईद मुबारक, दिल की गहराइयों से। आपको आपकी टीम को भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और as I said, it's always a delight being here on your show. So Pleasure thank is you very much for having me on. अच्छा, सबसे पहले तो देखें, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फरीज़ा है और ये ईद का मौका है, और खलीलुल्लाह की अपने रब से मोहब्बत की लाजवाल एक मिसाल है। बहुत बिल्कुल। और इतनी कहना बहुत आसान है, लेकिन कोई अपनी औलाद को अपने हाथ से उसके गले पर छुरी चला दे, हम अपनी मिसाल दे दें कि अगर हम जो है वो अपने बच्चे को एक खराज भी आ जाए, चाहे वो फरमाबरदार ना भी हो, तो हमारा दिल जो है ना वो कलेजा मुंह को आ जाता है। ऐसा ही है बिल्कुल। और वो औलाद जिसने फरमाबरदारी की ऐसी मिसाल कायम कर दी जो ता क़यामत कभी नहीं हो सकती। बहुत खूब। और इतनी फरमाबरदार, और फिर वक्त के नबी, वाह, और उसके ऊपर छुरी चला देना, क्या बात है। तो मुझे तो रोना आ जाता है, इससे बर्दाश्त नहीं। बिल्कुल ऐसा ही। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है, इसमें बहुत बड़ा लेसन है, और कुर्बानी का, इसार का, जैसे आपने प्रोग्राम के इंट्रो में कहा कि हमें अपनी अदावतें, अपनी नफ़रतें और जो भी खलिश है दिल में, उन सबको कुर्बान करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। और हमारे मुझे खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को कुर्बान करके, सबसे मतलब बुढ़ापे की औलाद बताइए, उसे अल्लाह की राह में उन्होंने तो कुर्बान कर दी है ना, बिल्कुल चला दी, कर दिया, ऐसी मिसाइल काम कर दी। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि हम अपनी छोटी छोटी नफ़रतें, छोटी चीज़ें कुर्बान करें, और अपने तमाम गरीब जो रफ़का हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनको याद रखें इस मौके के ऊपर। और हाँ, आपका सवाल, खुशी का भी मौका है कि बड़ा टफ टाइम होता है मर्दों पे खास, जो फर्स्ट हाफ है ना, नमाज के बाद से जो शुरू होता है, बिल्कुल ऐसा, और उससे पहले भी जो प्री ईद, जो ईद या दूसरी प्रिपरेशन है, तो कसाई तो नायाब होते हैं, मिलते नहीं है, मतलब उनको मनाना ऐसे ही है जैसे रूठी हुई बेगम को की मिन्नतें भी बहुत करनी पड़ती है, जाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, और फर्स्ट डे तो बहुत ही उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर अवेलेबिलिटी का बहुत सबसे बड़ा मसला होता है, और यकीन जाने उनके नखरे इतने होते हैं, हमें तो खुद उनके साथ कसाई बनना पड़ता है, अपनी भी तेज करनी पड़ती है, कई जगह पे इन्वॉल्व होते हैं जी। इसको अज़बा किया, आगे पहुंच गए, उसके 4 पीस किए, वहाँ पहुंच गए, बिल्कुल ऐसा ही। फिर मर्दों पे जो सबसे ज़्यादा टफ टाइम होता है ना, कटवाने के बाद जो बांटने का मरहला होता है, वो हाफ डे के बाद इंसान इतना थक जाता है। आई डोंट नो दूसरों के साथ क्या है, क्योंकि मैं तो पर्सनली इन्वॉल्व होता हूँ इन चीज़ों में, तो बिल्कुल ठीक है, बच्चों के साथ लगता है, बल्कि कसाईयों के साथ भी लगता हूँ, ताकि ईद का मज़ा ही यही है, असल जो ईद का मज़ा है ना, अपने हाथ से चीज़ों को करने के बाद तमाम रिश्तेदारों से एक मिलने का बहाना भी है, जाना भी, ऑल्दो इट्स वेरी हेक्टिक, बहुत मुश्किल होता है, अगेन वंस अ ईयर, एक दिन में, साल में एक आता है, तो चलेंगे, किया जा सकता है, चाहिए, करना चाहिए। तो कसाई तो भाई इस वक्त मिलना, उनकी अवेलेबिलिटी का मसला, बिल्कुल ठीक है, देन
बड़ा टफ डे, उसको राजी करना। और कोई ऐसा महसूस होता है जैसे इलाके का मुंतखब MNA होता है कि लोग उसके पीछे पीछे, वो आगे आगे, उसकी मिन्नत समाजत भी हो रही है, पैसे देकर भी उसके तो करने पड़ते हैं। ये बड़ा अजीब मौका होता है। और इस वक्त सारा साल आपको चाहे उसकी अहमियत का अंदाज़ा हो या ना हो, एक दिन वो आपको बता देता है कि मैं कौन हूँ। तो जनाब ये सिलसिला आपके साथ क्या सूरत हाल है, ज़रा बताइए, ईद कैसे गुजरती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मैं इस सिलसिले में कहूँगा मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ जी। जो हमारे कसाई हैं, 6:30 बजे नमाज होती है तो 7:10 तक घर पे आते हैं, वो इंतज़ार कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारा सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 8:30 बजे फारिग होते हैं काट कूट के। बहुत अच्छी बात। तो आज आप फारिग हो गए, इसका मतलब है वाह, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फारिग हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये तो बकरा हो जाता है जो भी है। असल में मैंने काफ़ी सालों से ये किया। पहले हम 2 बकरे कर लिए, ये कर लिया, कुछ हिस्सा डाल दिया, लेकिन अब ज़्यादा हिस्से मैं डाल देता हूँ। अच्छा, उसमें क्या है कि जो ऐसे मुस्तनद अदारे हैं जहाँ मुझे पता है, जहाँ मेरा इत्मीनान है, भरोसा है कि भाई ये जो हिस्सा है ये कश्मीर में कटेगा, वहाँ पर ये यहाँ जाएगा, ये वहाँ जाएगा, उसमें ये होता है कि देखिए ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि काटने के बाद सही लोगों तक, मुस्तहक लोगों तक पहुंचाना बहुत बड़ा एक वो फरीज़ा। अच्छा, जितने भी लोग हमारे कुर्बो जवार में सब तो माशाल्लाह कुर्बानी कर रहे होते हैं, आप उनको तो गोश्त बांट नहीं सकते, हम देते भी नहीं कभी किसी को, ठीक है। वजह ये होती है कि जिनका हक है उनको पहुँचे। तो वो जो बकरा भी कटता है वो भी हमारे एक यूनिवर्सिटी है, उसके वो लाइब्रेरियन है, वो कोरंगी के इलाके में रहते हैं, गरीब गुरबा, वो जगह देखी हुई मैंने। वो आते हैं, वो पूरा साहब उठा के ले जाते हैं, बहुत, और मुझे पता है वो तकसीम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो अपने लिए थोड़ा रखा, सुन्नत के तो पे खाना तो है ना। बिल्कुल सही। तो बस ये कि ये मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये मरहला बड़ा आसान होता है। ये अच्छी बात सालों से मतलब अच्छा एक माशाल्लाह एक सही जगह पहुंच जाए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ ये कि मुश्किल है सुबह वक्त पे हो जाता है जी, ठीक है। और दूसरा ये कि सही वक्त पे कोशिश ये होती है कि हर जगह मुस्तक लोगों तक पहुंच जाए, ये पहुंचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आतिफ भाई की तरफ आऊँगा। आतिफ भाई माशाल्लाह बड़ी एक चार्मिंग पर्सनालिटी है, एक बड़ी डैशिंग एक लुक है। आतिफ भाई कैसे ईद का दिन गुजारते हैं, ये तो फरमाइए कि उतनी मसरूफियत रहती है। और फिर अभी जैसे इरफान भाई ने कुछ देर पहले तस्करा किया, हमें याद है कि जो आखिर 10 दिन होते हैं कुर्बानी से पहले तक के, ये थोड़ा मुश्किल होते हैं। जानवर की तलाश और ये सारे मरहले ये मुकम्मल करना बड़ा मुश्किल होता है। और फिर अब एक घर का दबाव भी होता है कि अब बहुत ज़्यादा कि बेगम का अगर ऑर्डर आ जाए कि जनाब जानवर लाना है, मोहल्ले में 4 जानवर आ गए, अब आपकी बारी है, तो फिर आदमी जो है वो शरीफ आदमी तो बेचारा वैसे ही सरेंडर कर देता है। तो यहाँ क्या सूरत हाल है, ये फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर भाई। मैं दोनों भाइयों के साथ मुत्तफ़िक हूँ कि जो उनके हालात हैं, लेकिन मेरे हालात ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन मेरे हालात ज़्यादा फ़ारूक भाई के साथ मिलते हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी इसी तरह सिलसिला है। मैं बेसिकली जो हज है, अगर आप देखें हज जो है वो पूरा, मैं सबसे पहले तो सारे हाजियों को भी मुबारकबाद दूंगा और सब पाकिस्तानी को ईद मुबारक बहुत बहुत। और फिर मैं कहूँगा कि जो हज है बेसिकली ये एक हमारा एक ट्रेडिशन, जो हज़रत इब्राहीम की जितनी भी सुन्नतें हैं उनको फॉलो करना है। ठीक है। तो जब मैंने 2018 में लास्ट हज किया था, उससे पहले 2015 में अम्मी के साथ जब हज किया मैंने, तो वहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंस और ज़्यादा इसकी उभर के नज़र आई कि जी इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह। और बचपन से ही हम सब बच्चे जो है वो पढ़ते थे, देखते थे चीज़ें। तो ये चीज़ें जब हम देखते हैं, जाते हैं हज पे, तो फिर हमें इंपॉर्टेंस और पता लगती है कि किस जगह पे, किस मकाम पे, किस तरह के कामों के बाद ये भी एक फरीज़ा हम अंजाम देते हैं। तो इसको यहाँ पे तो मैं समझता हूँ कि कोई मुश्किल है ही नहीं। यहाँ तो अपना घर, अपने आराम से जानवर होते हैं। हमारे तो जानवर भी घर पे ही मैं तो पालता हूँ, अपने फार्म पे रखे होते हैं और वही आ जाते हैं हर साल। वही हम जो है वो जानवर अपने ही जानवर, तो शौक है मतलब जानवरों को रखने का। बिल्कुल ठीक है। तो गाय भी होती है और इसी तरह बकरे, दुम्बे, सारी चीजें जो है वो आ जाती हैं। फिर बच्चों का आसानी हो गई अब हमारी कि बच्चे बड़े हो गए, तो मैं बस अब जैसे अब सुबह हुई और बस इसी तरह कुर्बानी के लिए जो लुक आफ्टर कर लेते हैं। जी बिल्कुल, कसाई भी मौजूद होता है जगह पर, वो पहले से टाइम पे पहुंचा होता है, नमाज पढ़ के आना है और बस उसको हमने बता देते हैं कि भाई ये बिस्मिल्लाह करे, बस अपनी अपनी सबने छुरी बिस्मिल्लाह पढ़ के, अल्लाह अकबर तकबीर पढ़ के और नियत करके। और फिर दूसरा जो बांटने का सिलसिला है, तो वो हमारी कोशिश पूरी यही होती है कि सबसे ज़्यादा अपने जो साथी हैं, हमारे अपने जो वर्कर्स हैं, अपने जो मुलाजमीन हैं, जो अपने मोहल्ले के जो वर्कर्स और मुलाजमीन हैं, उन तक पहुँचाया जाए। और जितना हो सकता है करीब करीब इलाके में, अपने इलाके में बिल्कुल ठीक है, गरीबों को तक पहुँचाया जाए। कुछ लोगों के लिए हम फ्रीजर में रखते भी हैं। अच्छा। क्योंकि वो लोग ज़ाहिर है हर वक्त अवेलेबल नहीं है, तो 2-3 दिन के बाद उन्होंने अवेलेबल होना है, तो उनके लिए भी हमने फ्रीजर में ख्याल रखा जाए। अपना खाना तो ऐसा हो जाता है कि 3-4 दावतें जब हो जाती हैं तो पहले से जो है दिल भर जाता है। वो देखने जरा उस तरफ भी आऊँगा, जरा ये सबके लिए सवाल होगा आगे जाके कि ये जो सबसे मुश्किल मरहला है, खासतौर पे हम जैसे दोनों मसले मेरे लिए आसान हो गए, ना लेके आना जानवर को और ना जो है वो कसाई को ढूंढना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारा सिलसिला चल रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको इस तरफ से तो कोई परेशानी नहीं है।
ज़रा बीबी आपकी तरफ आते हैं। अब ज़रा मर्दों की कहानी तो हो गई है, उन्होंने कहा कि जो पहला हाफ होता है वो हमारा होता है जिसमें हमें कुर्बान करवाना है और गोश्त जो है वो किचन तक पहुंचाना है, उसके बाद जिम्मेदारी आपकी है। अभी आप दूसरे हाफ की तरफ नहीं गई हैं, अभी पहला हाफ है, तो ये आपका अच्छा टाइम है कि आप जो है वो इस वक्त तैयार होकर बैठी हैं। उसके बाद जो सिलसिला है आगे की कहानी आप सुनाइए, फिर क्या होता है? सबसे पहले यासिर आपको बहुत ईद मुबारक, आपको भी बहुत गेस्ट्स ईद को भी ईद मुबारक और जो हमें देख रहे हैं उन सबको भी बहुत ईद मुबारक। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके शो पे आके। और जैसे आप ईद की जो बात कर रहे हैं, अच्छा मेरे लिए ईद एक थोड़ा सा दो टाइप की मुख्तलिफ जगहों पर होती है, क्योंकि मैं आधा टाइम सऊदी अरब में होती हूँ और कुछ टाइम यहाँ होती हूँ। अब सऊदी अरब की ईद यहाँ से काफ़ी मुख्तलिफ होती है हमारे लिए, हालांकि हम वहाँ के पुराने हैं लेकिन रिलेटिव्स मोस्टली हमारे ज़्यादा यहीं हैं। अब कुछ पहले होते थे वहाँ, तो अब वो नहीं है। तो पहले तो इतना ज़्यादा फील नहीं होता था जब रिलेटिव्स होते हैं आपके वहाँ, अदरवाइज़ वहाँ की ईद काफ़ी ड्राई फील होती है। बिकॉज आपको पता है ईद एक ऐसा त्यौहार है जो आपको ना रिलेटिव्स और आपको अपने फ्रेंड्स पुराने उसमें रह के ही मज़ा आता है। अच्छा, वो क़तई कलामी की माज़रत, वहाँ वो सहूलतें नहीं हैं, वो जगह जगह आपको गंदगी आलाइशी भी नज़र नहीं आती, बड़ा अजीब सा लगता है। मैं एक दफ़ा बाहर था, मैंने ईद गुजारी, बड़ा अजीब लगा, ना सड़क पे खून पड़ा हुआ है, ना गंदगी के ढेर हैं, ना सड़कों पे आलाइश है, दिल घबरा रहा था मेरा। आप बताइएगा, वो तो सऊदी में नहीं मिलेगा। वो हाँ, वो तो शुक्र है कि वो चीज़ एक नहीं है जो जाहिर है उसको हम बड़ा वो करते हैं, अप्रिशिएट मिस करते हैं, चीज़ नहीं है मिस। अच्छा आप भी नहीं करते। तो लेकिन ये है कि एक वो जो अब ये है कि सऊदी अरब काफ़ी डिफरेंट वहाँ का हो रहा है, वहाँ का भी फेस्टिविटीज़ ओपन होके हो रही है। तो अब वाकई में ऐसे लगता है कि जी हाँ ईद हो रही है, वरना सऊदी अरब में पॉपुलेशन इतनी कम थी वेयर आई एम खुबर दमाम में कि ईद में आपको मैं अपना बचपन बता रही हूँ कि हम सोचते थे अब करें क्या, तो हम गाड़ी में निकलते थे तो एक और गाड़ी दिख जाए ना तो ओ एक और गाड़ी, वाह जी वाह, बिल्कुल ऐसा ही। इतनी कम पॉपुलेशन थी वेयर आई ग्रू अप। जी। और कोई यूजुअली जो फॉरेनर्स होते थे मोस्टली अपने अपने मुल्क सब चले जाते थे, बिल्कुल ऐसा ही है। और सऊदी अपने में ज़्यादा रहते हैं, तो इस तरह से था। लेकिन अब यहाँ आके फिर मुझे बड़ा मज़ा आता है बिकॉज हमारे लिए पाकिस्तान आना एक ट्रीट होती थी, एक हमेशा से एक फेस्टिविटी का समा होता था, तो हम बहुत एंजॉय करते थे। और क्योंकि मेरा सॉर्ट ऑफ अ वेकेशन टाइम यहाँ होता है, तो मैं जनरल लेडीज़ के बारे में नहीं बोल सकती क्योंकि मेरी मदर अभी तक वो सब हैंडल करती हैं और मेरी सास उस तरफ से है, वो उधर से करती है। तो मैं अभी तक उस तरह से लकी हूँ, तैयार होकर ही बैठी रहती हैं, आदत इतनी पुख्ता हो गई है। कुकिंग का शौक है, पका लेती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं फ्री बिल्कुल होती हूँ, क्योंकि अगर आप फ्री भी समझे तो जैसे मेरा घर जो है ना, मुझे क्लीनिंग और सब का बहुत है शौक। और सऊदी अरब में हमारे पास लिव इन मेड्स नहीं है, तो उसमें ये है कि सफाई वाला मैक्सिमम आता है चले जाता है, तो वो बाकी सारी उसके अरेंजमेंट सब मैंने ही करनी है, डीप क्लीनिंग मैंने ही करनी है, हर चीज़ मैंने करनी है। तो मेरे पास दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो यहाँ की लेडीज़ के पास नहीं होती। तो मैंने वो सारा कुछ करके फिर घर डेकोरेट करके फिर अच्छा पहले ये था स्वीट वीट तो सब मैं ही बनाऊंगी ना, वो तो कोई नहीं, कुक मेरे पास नहीं है। तो ये है कि जब मैं सऊदी अरब में होती हूँ तो वहाँ हमें कट के गोश्त आ जाता है, वो कट के आता है, हाँ, उसको फिर आगे कुक जो है वो फिर मैं करती हूँ। बिल्कुल ठीक है, तो गोश्त आपके पास तैयार आ जाता है, बस आपको सिर्फ खाना है और उसको उसकी जगह तक पहुंचाना है, हंडिया में आपको उसको डालना है, बस ये आपको करना है। वो भी इजी नहीं है, उसको प्लीज आप ना उसको वो ना करें। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे साथ मौजूद मेहमान है, मैं उनसे पूछूंगा क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे रहते हैं, शरीफ लोग। इरफान भाई, कुछ देर पहले जैसे तस्करा हो रहा था, अब तो इतनी दफ़ा हो चुका है कि याद भी नहीं कि जो नहीं चलने दीजिए, जो शादीशुदा हजरात हैं उनकी ज़िंदगी के ऊपर आज हम चाह रहे थे कि ज़रा रोशनी डाली जाए कि जो मुश्किल मरहला है, ख़ास तौर पे भी जैसे कुछ देर पहले हो रहा था, खाना पकाने का जो एहतमाम वगैरह किया जाता है, किस हद तक जो है वो हाथ बटा लेते हैं। मैं चाहूँगा ज़रा यहीं से बात को आगे मज़ीद बढ़ाया जाए। बिल्कुल, जैसे आपकी बात को, जैसे आपने कहा कि बर्तन जो है वो गर्म पानी से धुलते हैं या ठंडे से अच्छे धुलते हैं, तो कोरोना जो गुजरा ना उसमें हमारे काफ़ी दोस्तों ने काफ़ी कुछ सीख लिया जी, माशाल्लाह। तो एक दोस्त बताने लगे कि यार झाड़ू लगाते वक्त आपने आगे जाना है और पोछा लगाते पीछे आना है, ठीक है। और दूसरा जो नॉन स्टिक के बर्तन होते हैं ना, वो फिर वो बड़े एहतियात, बिल्कुल सही, एहतियात से धोए जाते हैं। मैंने कहा भाई ये डर के करते थे या कैसे करते थे? कहते नहीं, डरता वरता नहीं हूँ मैं, बस एहतियात करता हूँ। ये थोड़ा सा मर्दों का एक जस्टिफिकेशन है। बाकी रही आज़ादी की बात, मैंने आपको कहा था कि ये जो आलाइशें पड़ी होती हैं,
ये जो मामलात हैं कचरे के, हम एक आज़ाद कौम है, हमने आज़ादी की इंटरप्रिटेशन अपनी शायद गलत कर ली है। हम समझते हैं हर चीज़ में आज़ाद है और आज़ादी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं, तो उसमें लॉलेसनेस भी शामिल है। आप देखेंगे कभी हम ट्रैफिक के रूल्स की वायलेशन कर रहे होते हैं, लेटर्स फेंक रहे होते हैं, स्पिटिंग कर रहे होते हैं, तो पूरे शहर को गंदगी का ढेर हमने बनाया हुआ होता है। और जब समझाया जाए तो उल्टा हुआ आपकी जान। अच्छा, ये बड़ा मसला है। बिल्कुल आपने सही कहा कि अब ये समझाना बड़ा मुश्किल हो चुका है, और कोई बड़ी तकलीफदेह चीज़ है। एक मजहबी फरीज़ा है, उसकी अंजामदही ज़रूरी है और वो पूरा कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ इन चीज़ों से कब छुटकारा मिलेगा? देखिए, ये इसकी दीन में कतई कोई गुंजाइश नहीं है कि आप कुर्बानी का फरीज़ा तो अंजाम दें, लेकिन उसके साथ साथ फिर जो कुछ होता है, और फिर आगे बरसात का भी ये सिलसिला है, ये शुरू हो जाएगा, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर सफाई रखना। कैसे ये बात समझाई जाए, क्योंकि अभी तक तो शायद ये बात हमारी समझ में नहीं आई है। फरमाइएगा। असल में यासिर भाई, मैं हमेशा से कहता हूँ कि हमारी जो तालीम है ना, तालीमी निज़ाम जी, वो है बग़ैर तरबियत के। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमारी जो बच्चों की और हमारे लोगों की तरबियत ही ऐसी नहीं की गई है कि हम ये सारी चीज़ें ना करें, जैसे लिटरिंग करना, स्पिटिंग करना, लाशें फेंक देना, सिग्नल तोड़ना, ये सारा करना, ये तरबियत का ही फुकदान है। ऐसा ही है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम अपने बच्चों को, जनरेशन को तालीम के साथ साथ तरबियत का सिलसिला शुरू करें, उनको बताना शुरू करें कि अगर सफाई कैसे निस्फ़ ईमान है, जैसे मैंने पहले भी दफ़ा बताया था कि जापान में आप यकीन जाने कि जापान के अंदर जो बच्चे होते हैं उनको 5 साल की उम्र जब स्कूल में लेते हैं जी जी, तो 5 साल तक उनको ABCD नहीं पढ़ाते। बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी तरबियत की जाती है, उनमें सफाई सबसे अव्वल होती है। बिल्कुल ठीक है। फिर उस ब्रेवरी है, शेयरिंग है, केयरिंग है, दे टीच एवरीथिंग जो एक मुआशरे में रहने के लिए इंसान को होता है। अदब, आदाब, खाने पीने का आदाब, मिलने का आदाब, सब चीज़ सिखाते हैं। ऐसा ही है। हमारा दीन भी यही एक्चुअली कि हमारे यहाँ भी जो तरबियत है वो पहले है जी, ठीक है ना। आप ये देखें कि जब कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो मक्की सूरतें जितनी भी सारी ईमानियात के ऊपर थी। बिल्कुल ऐसा ही। पहले क्या किया गया? तरबियत की गई, बताया गया। अच्छी मिसाल। और फिर मदीना में जितनी सूरतें उतरी वो सारी कौन सी थी? फिर सारी जो अहकामात के ऊपर थी, फिर अहकामात आ गए। ठीक है, तो वो पहले सबको तरबियत दी गई कि आपने जिंदगी कैसे गुजारनी है, क्या तरीक़ाकार है, क्या नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो तालीमी निज़ाम है वो बग़ैर तरबियत के है, जिसकी वजह से हम आज देखते हैं कि क्या बड़ी बड़ी क्या लैंड क्रूजरों में जा रहे हों तो वो लिटरिंग कर रहे होंगे, चीज़ें फेंक रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, और पान का वो जो रैपर फेंक दिया। यानी कि आप सोच, अच्छा फिर होता है क्या है कि गंदगी मैं करूँ और फिर मैं एक्सपेक्ट करूं कि मेयर और बल्दिया आके सफाई करे। और अगर सफाई नहीं है तो हम वो कोर्स देते हैं कि यार सफाई क्यों नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक है, गंदगी मैं खुद कर रहा हूं जी, राइट। देन एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स दे शुड कम एंड क्लीन एवरीथिंग। बिल्कुल ठीक है। मैं अगर अपने घर को साफ रखूंगा, हर बंदा अपने घर को, अपने आप को जब साफ रखेगा, बिल्कुल ऐसा तो फिर आपको किसी बल्दिया को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जी, और ना इतना आप कोसेंगे उनको, फिर आप उनका निजाम भी आसान हो जाएगा। मैं अमेरिका में रहा तो हम लोग जो पूरा बैग हमारा गंदगी का होता था वो हम हर रात को बाहर रख के और फिर हम आते थे ये, और वो सुबह 3 बजे या 4 बजे जब भी गाड़ी आई है वो सारा जो बैग है सब उठा के ले जाते थे, कोई गंदगी नहीं, कोई कुछ नहीं। और जिस दिन आप ना रखेंगे फिर हम खुद डिक्की में डाल के लेके जाते थे फेंकने के लिए, ठीक है, उसकी जहाँ जगह है फेंकने की। हाँ, ऐसा नहीं कि आप जिस तरह पाकिस्तान में जिस तरह आज़ादी है, ये जो बिल्कुल गलत किस्म की आज़ादी ले लिया हमने इस तरह, और बड़ा खुश होते हैं हम, जैसे हम बाहर से लैंड करते हैं पाकिस्तान में तो शुरू हो जाते हैं बदतमीजी, वो पाकिस्तान आ गया भाई, अपना मुल्क है, कुछ भी करो अब, तो वो तरबियत का फुकदान है। हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसको इस तरह ढालना पड़ेगा कि पहले तरबियत ज़रूरी हो तालीम के साथ साथ। अच्छा भाई, ये बताइएगा, ये तो बड़ी तकलीफदेह चीज़ है वाकई, जिसका भी तस्करा हुआ है, क्योंकि ईद का मौका है, लेकिन ये समझाना बहरहाल ज़रूरी है। हमने इन तमाम चीज़ों को अपनी रिवायात से जोड़ लिया है और इसको तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। अगर किसी की इस्लाह की जाए, अभी मैं देखता हूँ जब जगह जगह इसी बात पे मुझे लोग जो है वो दस्तो गिरबान नज़र आते हैं कि जनाब ये मेरे घर के आगे कचरा डाल दिया है, मेरे घर के आगे सफाई नहीं की है। हम इन तमाम चीज़ों का एहतमाम नहीं करते, और जब ये पूछा जाए तो कहते हैं यही तो हमारी रिवायत है, यही तो हमारा सब कुछ है, यही कल्चर, और न जाने क्या कुछ इसके लिए कह दिया जाता है। फरमाइएगा, आप क्या इस बारे में राय रखते हैं? मेरी राय कि अभी काफ़ी तब्दीली आ चुकी है जी, इसमें, जी। और लोग काफ़ी अवेयर हो चुके हैं इस चीज़ से। जैसे अब आज बैठे हुए इसको डिस्कस कर रहे हैं, इट्स वन ऑफ द साइंस कि जी हम इम्प्रूवमेंट की तरफ आ रहे हैं। और हमारे खासतौर पे पर्टिकुलरली मेरे जो मोहल्ला इलाका है, हमने तो एक ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन एक बनाई हुई है, बहुत अच्छी बात है, जो सब जमा होते हैं और उसमें पहले से
हर चीज़ पे डिस्कस होता है, तो ईद पे भी डिस्कस हुआ और हमने एक नंबर भी दिया जो कि ग्रुप में चलाया गया कि अगर किसी के पास इस तरह का कचरा नज़र आता है किसी को भी, तो इस नंबर पे इन्फॉर्म करे और उसको क्लीन किया जाए। तो आई थिंक ये नेशनल लेवल पे अगर इस चीज़ को और ज़्यादा टीवी पे, चैनल्स पे इस चीज़ को पहले से चलाया जाए कि अपने अपने इलाकों को सब जो है वो साफ रखें, तो आई थिंक इससे भी काफ़ी बेहतरी बहुत अच्छी बात है कि एक सेंस ऑफ ओनरशिप आपके पास होना चाहिए, और वो सेंस ऑफ ओनरशिप क्योंकि नहीं है इस वजह से, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि कम्युनिटी सिस्टम एक बनाया जाए जिसके अंदर कम से कम खुद से कोशिश करें अपने तई के मामलात को ठीक करें, सफाई का ख्याल करें, एहतमाम करें। लेकिन आपने जैसे कहा कि ये क्योंकि जिद्दत आती जा रही है, ज़माना क्योंकि बड़ी तेज़ी से आगे जा रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, अब निशानदेही होती है फ़ौरन से उसकी तवज्जो। अब तो बिल्कुल हमारे इलाके में तो ये होता है कि किसी के घर के सामने अगर कुछ इस तरह का कचरा नज़र आ रहा है तो फ़ौरन वीडियो बना के व्हाट्सएप पे चला दी जाती है। अच्छी बात है। इस एड्रेस के सामने ये इस तरह से हुआ हुआ है, तो जो घर वाले होते हैं, करीब वाले, वो भी देखते हैं कि भाई हमारा जिम्मा है, या किसी और ने लाके अगर फेंका तो उस पर भी थोड़ा सा वॉच एंड रखा जाता है कि किस तरह से हो रहा है, लेकिन साफ रहे और अपना अच्छा भी फील होता है, वी फील प्राउड कि जी हमारा इलाका तो साफ है कम से कम। ये बात तो है जी। ज़हरा बीवी, फरमाइएगा, अब ये सारी चीज़ें नेमतें आपको वहाँ तो नहीं मैसर होती होंगी, जैसा भी हमने कहा कि कुर्बानी की खाल के लिए दो लोग जो है वो झगड़ रहे हैं, आपस में जो है वो मारपीट हो रही है, ये भी यहाँ पे देखने को मिलता है और लोग कहते हैं हम इसको एंजॉय करते हैं, हम अभी बाहर चीज़ें बड़ी मिसिंग होती हैं। अब फरमाइए आपको कैसा लगता है, अपनी राय दीजिए इस बारे में। और सफाई के हवाले से, क्योंकि हमारे जो चंद दोस्त हैं या हमारी अपनी जो फैमिली जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम है, वो यहाँ पर आए ईद मनाने के लिए हमारे साथ, वो जब देखते हैं तो बड़ा परेशान होते हैं, कहते हैं यार ये जगह जगह गंदगी और ये क्या है, मतलब ये सिलसिला। जी फरमाइए। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ का। अच्छा, और आप ये देखिए कि जो लोग यहाँ से फिर बाहर चले जाते हैं तो फिर वहाँ उस लिहाज से रहना भी शुरू हो जाते हैं, वो क्लीननेस का ख्याल भी रखना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ ना बचपन से सिखानी चाहिए, टीचर्स को भी, पेरेंट्स को भी, बाप को भी, माँ को भी, सबको ये सिखाना है कि आपने गंदगी नहीं फैलानी, सब क्लीन करना, एक जगह होनी चाहिए जहाँ आप थ्रो करें। तो ये चीज़ें बच्चे ना आपसे सीखते हैं जी। तो आप अगर रास्ते में जाते हुए गंद करते हुए जा रहे हैं, या आप अगर कुछ इस तरह कर रही हैं या कर रहे हैं, तो बच्चे वही फॉलो करेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि न्यू जनरेशन को हम चेंज कर सकते हैं अगर हम खुद चेंज हो, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सफाई, इस तरह की चीज़ें। अब एक मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे अभी हम सोच रहे थे HR का यहाँ से लोगों को बाहर ले जाने का, तो somebody said to me कि ज़रा वो ये होगा कैसे, हम वहाँ जो स्टाफ आता है, क्लीनिंग स्टाफ, उसमें ब्यूटिशियन स्टाफ, उसमें फिलिपिनोज होते हैं, वो इतना सफाई का ख्याल रखते हैं, तो पाकिस्तानी उनसे कम्पीट कैसे करेंगे? बिल्कुल ठीक है। उनको बेसिक एजुकेशन नहीं है, बेसिक चीज़ें, तमीज़, वो सब चीज़ें नहीं है, सेंस जो है ना वो नहीं प्रवेल करता। कैसे बिल्कुल ऐसा ही, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ों से आ रही हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम कम्पीट नहीं कर सक रहे बाहर के लोगों से या किसी भी चीज़ से, क्योंकि हमारे में बहुत कमी है। सॉरी टू से दैट, हम बोलते हैं हम अमेजिंग हैं, बट हम अमेजिंग नहीं है। मुश्किल बात कर रही हैं, लोगों के लिए समझना मुश्किल होगा थोड़ा सा, लेकिन ये है कि चलें इसके बाद आपकी बात से अपने मुकम्मल तो इख्तिलाफ नहीं करते, लेकिन ये बात बिल्कुल आपने दुरुस्त कही है। अच्छा सर, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो है गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे जनाब। ईद का मौका है और हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम आज जारी है, और यकीनन बहुत सारे लोग इस वक्त मसरूफ़ होंगे, लेकिन जो टीवी के आगे बैठे हैं वो यकीनन हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। हमारे मौजूद मेहमान भी आज यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, और बड़ी ईद पे क्योंकि मसरूफियत ज़्यादा होती है, कुर्बानी का मरहला और सफाई का मरहला, गोश्त की तकसीम और न जाने क्या क्या, और उसके बाद फिर एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है। अब तो बाकायदा एक आप क्योंकि शादीशुदा हजरात हैं, मेरी ज़्यादा आप लोगों के साथ हमदर्दियाँ होती हैं, क्योंकि फिर वो ससुराल में जाकर जो है वो हाज़िरी देना और वहाँ पे फिर अपना इंदराज कराना कि आज आपकी जो है वो जो हो गई है, वो एक मरहला होता है। वो कैसे फिर होता है, क्योंकि आज तो मेरे ख्याल में जब ये सारे अमूर मुकम्मल हो जाते हैं तमाम, उसके बाद ही फिर जाने का इत्तेफाक होता होगा। क्या सूरत हाल रहती है? फर्स्ट डे यूजुअली बड़ा मसरूफ होता है, जैसे कुर्बानी में होते हैं और रिलेटिव्स मिलने के लिए आ रहे होते हैं, तो फर्स्ट डे मेरा तो घर में ही गुजरता है, पूरी फैमिली। ये बेहतर है, सिस्टर्स आ गई, दोस्त आ गए, कुर्बानी से निपटना, बांटने का सिलसिला सारा देखना। अच्छा, अगेन फिर सेकंड और थर्ड डे यौम ससुराल, जो हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं उसको कहते हैं ससुराइल। ससुराइल जी, बहुत सारे एक टर्म यूज होती है ससुराल के बाद से, तो लेकिन वो घर भी जाना है भाई, तो थोड़ा सा ज़ाहिर ससुराल जाना तो बनता है सबका, और ससुराल जाते हैं फराइज़ मनसबी, बिल्कुल बाकी रिलेटिव्स के यहाँ भी जाते हैं, ज़रूरी है। फिर जो जिसका देना दिलाना है वो है, फिर गैदरिंग है सबसे बड़ी बात, फिर वो बारबेक्यू जो
पार्ट एंड पार्सल है, घर में बैठकर जो सारे शेफ बन जाते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। कोई कुछ रेसिपी अपनी, कुछ अम्मी की, कुछ यूट्यूब मिला जुला कुछ वो गैदरिंग्स तो ईद की सबसे बड़ी जो आपको पता है रौनक इसी चीज से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। खुद हम शेफ बने हो, देना दिलाना, मिलना मिलाना, ये गैदरिंग्स होती है। मैं आता हूँ इस तरफ जरा, कुकिंग के हवाले से भी जानता हूँ ना, बर्तन तो सभी धो लेते हैं, खाना कौन कौन बना लेता है ये अभी जानूंगा। पर कोई मैं अभी किसी से पूछ रहा था, गोश्त तकसीम करने का मरहला जब आया कि इसमें ज़रूरतमंद कौन है, उसने कहा वफाकी हुकूमत इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है, वहाँ भेजवा दो। मैंने कहा यार बात तो बिल्कुल सही है, तो आप फरमाइए आपको कौन से ज़रूरतमंद ज़्यादा इस मुल्क में नज़र आ रहे हैं इस वक्त? ये बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि कुर्बानी का गोश्त खा के शायद हमारे जो सियासतदान हैं शायद वो ठीक हो जाए। कुर्बानी का गोश्त खा के, बड़ी ज़ुमानी बात कही है। हाँ, अगर मैं इसे सही समझ रहा हूँ तो देखिए बात तो, लेकिन मुश्किल है, मुश्किल है क्योंकि ये इतना सिर्फ कुर्बानी के ही गोश्त पे इक्तफा करें, ये मुश्किल है। ये मुश्किल है। बताइए है कि आपको पता है कि वो कुर्बानियाँ करते हैं, ठीक है ना, क्या अच्छी बात है। तो हाँ, कुर्बानी करते हैं, अवाम को कुर्बान कर देते हैं सबको। हाँ, जहाँ जो हद पे चढ़े उसकी कुर्बानी हो जाती है, ठीक है ना, तो कुर्बानी तो वो हाँ। लेकिन ये कि देखिए मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक पहुँचाना बड़ा ज़रूरी होता है, तो वही हमारी वो चीज़ जो कबूल भी होती है। बिल्कुल ठीक है। ये तो एक नीयत है मेन चीज़, तो ये गोश्त तो कुछ भी नहीं है, मेन चीज़ तो नीयत है कि हमारी नीयत क्या है। अब जब दिखावे की नीयत से आप कुर्बानी करेंगे, मैंने जी ये 10 लाख का जानवर लिया है, मैंने 50 लाख का जानवर लिया है और उसका गोश्त खाने के काबिल भी नहीं होता है, बताइए। तो वो एक ऐसा दिखावा जो शो ऑफ करना जो है ना, वो हमारी इस इबादत को भी जो है ना वो ज़ाया कर देता है। ये बड़ी अच्छी बात आपने तो हमने थोड़ा ये देखना चाहिए कि यार आप एक बेऐब जानवर लाएं और बगैर किसी शो ऑफ के। लोग पूछते तूने कितने का लिया, तुमने कितने का लिया, मैंने इतना का लिया। अच्छा, जिसने महंगा लिया होता है वो किसी न किसी तरीके से बताने की कोशिश करता है, यार महंगाई बहुत हो गई यार, मैं गया हूँ देखो यार 15 लाख का मिला यार, तो वो बता भी दिया उसने, बता भी दिया यही जानवर पहले 10 लाख का था, अभी 15 लाख देना पड़ गया मेरे को यार। अच्छा, वो क्या होता है कि आप लोगों में एहसास महरूमी पैदा कर रहे हो ना जी, आप बता रहे हो, अपनी अमारत शो कर रहे हैं, तो वो जो नीयत है वो आपकी जब खराब हो जाती है तो आपकी वो सारा मसला वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। हमें थोड़ा इसका ख्याल ज़रूर करना चाहिए। अति भाई फरमाइएगा, अब आपने जैसे कहा कि बाकायदा जानवर तैयार करना ये भी कुछ लोगों का शौक़ होता है और बड़ा ये अब बहुत देखता जा रहा हूँ कि इसका भी जो है रुझान बढ़ता जा रहा है। और अब ये कि ये जो ख़रीदारी का मरहला है ये बड़ा मुश्किल हो गया है। और दूसरा ये कि महंगाई ने अब कारोबार करने वाले लोग ज़्यादा समझते हैं कि गुज़िश्ता दिनों में जो इम्पोर्ट की बंदिश रही, इस वजह से मामला कारोबारी बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। इसकी वजह से कितना फ़र्क पड़ा? इर्द गिर्द माहौल पे आप नज़र डाल ही रहे हैं, यकीनन आपकी नज़र से गुजर रहा होगा, क्या मुशाहिदे में आया, ये फरमाइए। जी बिल्कुल, इस वक्त तो कंडीशन इज़ नॉट वेरी गुड इन पाकिस्तान और इंशाल्लाह हम पूरी रेजिलियंस के साथ जी इसको कवर करेंगे। उम्मीद तो सारे बिजनेसमैन देखें, ओवरऑल बिजनेसमैन के पास तो पैसा कुछ ना कुछ होता ही है, सेविंग भी होती है, उनको जो परेशानी और फिक्र होती है अपने स्टाफ की, अपने लोगों की, अपने फैमिलीज़ की, हर एक की हो जाती है। तो आई थिंक कि इस मौसम इस त्यौहार में ख़ास तौर पे जहाँ एक शौक़ की बात है वो तो एक अलग चीज़ है कि जो शौक़ अच्छा जानवर रखना, और कोशिश यही होती है कि गरीबों तक उस जानवर का हिस्सा जो है पहुँचा जाए। बहुत से ऐसे हजरात हैं जो हमें मालूम होता है जो 4 वक्त के खाने खा लेते हैं, हमें पता होता है कि ऐसे लोग भी हैं जो एक वक्त का भी नहीं खा पाते। बिल्कुल ठीक है। कोशिश होती है कि जी कम से कम ईद वाले दिन तो उन तक भी पहुंचाएं। बिल्कुल ठीक है ना। और ये मैं कहूँगा कि बैगर्स वगैरह के बजाय हम ढूंढ के लोग जो वाकई मुस्तहिक हैं उनको देते हैं चीज़ें। और अभी जब यहाँ से जाएंगे, दूसरी बात मैं आ जाता हूँ, ये थोड़ा बिल्कुल दूसरी बात खाने की जो थी तो काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी हो जाते हैं। अब मैं इंतज़ार में हूँ कि यहाँ से प्रोग्राम से बंद करके जाऊँगा और जाके मैंने दोबारा कलेजी खानी, वाह जी वाह, जो कि घर पे वाइफ ने बनाई भी होगी, और इंशाल्लाह वो भी एक अच्छा हो जाता है। रिलेटिव्स के साथ तो तारे के बना बनाया खाने का शौक रखते हैं वैसे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पका भी लेते पता लग रहा होगा हाँ ये तो है। और पका भी लेते हैं, पका भी मजबूरी में, या वाकई ऐसा है कि कभी बारबेक्यू अच्छा बना लेता हूँ और 1-2 डिशेज अच्छी बना लेता हूँ। वाइफ मुझे रोकनी कि नहीं इतना अच्छा ना बनाए कि कंपटीशन में ना आ जाए, कंपटीशन में ना आ जाए। बिल्कुल ये बात है, पकाने का शौक है लोगों को, कुछ लोग मजबूरी के तहत पकाने का ज़्यादा है, लेकिन ये है कि कुछ वाक़ईतन ऐसा शौक में पका लेते हैं, ऐसा होता है ये वाकई। जी ज़रा बीबी फरमाइएगा, अभी ये मर्दों का तो उन्होंने बता दिया कि ये पकाने का, अच्छा ज़रा का मुख्तलिफ हवालों से जो है वो है अब कि ये वो पहली पाकिस्तानी खातून भी हैं सऊदी अरब में मुकीम जिन्होंने पहला ड्राइविंग लाइसेंस जो लिया शुरू में, उनमें वो शामिल रहीं।
इसके अलावा ये कि जो फेशियल वगैरह का और ये जो नई जिद्दतें आती हैं, हम तो शायद उससे लाइल्म है, अभी ये बताएंगी, इन्होंने कुछ पाकिस्तान में नई जिद्दतें मुतारिफ़ करवाई हैं अपने सलून के ऊपर, और ये अभी FPCCI की मेंबर भी हैं कमेटी की, जिसमें स्किन केयर के हवाले से काम कर रही हैं, लोगों में अवेयरनेस भी पहुँचा रही हैं। वो सिलसिला कहाँ तक पहुँचा, ज़रा ये तो फरमाइए। जी जी, अभी बिल्कुल हाल ही में हमने एक सेमिनार कराया FPCCI में ही, जी, बिकॉज वे आर कन्वीनर ऑफ वुमेन स्टाइल ब्यूटी एंड स्किन केयर की। तो जो कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स है, कैंसरस एलिमेंट्स जो हैं उसके ऊपर, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान अब आगे भी बाहर भी जो है अपनी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे। अच्छा, अब एक्सपोर्ट करने के लिए जैसे आपको पता है यहाँ बाहर की चीज़ों पे टैक्सेस इस बजट में भी हैं, तो उस लिए हम ये चाह रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स बाहर compete कर सके मार्केट में, तो फिर उनको बिल्कुल उस लेवल का भी होना चाहिए कि वो compete कर सकें, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स हैं थोड़े से हमारे स्किन को सब में नहीं, कुछ में जो बेहतर हो सकती है, उसको अगर हटा दिया जाए उन एलिमेंट्स को उन प्रोडक्ट्स में से। कहीं पे मरकरी भी यूज़ हो रही है, कहीं कुछ भी यूज़ हो रहा है। मैं इस तरफ नहीं आना चाह रहा था, लेकिन चले आपने छोड़ दी। हाईक्यू के पास बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, बराबर में आतिफ साहब बैठे हुए हैं, ये स्किन केयर के हवाले से बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है। आतिफ भाई ज़रा कुछ बताइए कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही हैं हमारी प्रोडक्ट्स। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं स्किन केयर के हवाले से भी, और मैं फार्मास्यूटिकल का खास तौर पे कहूँगा, फार्मा के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं माशाल्लाह अच्छी कंपनियाँ, लोकल कंपनियाँ हमारी इंटरनेशनल लेवल पे compete कर रहे हैं, और वी आर प्रोड्यूसिंग वेरी गुड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, और अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट भी पूरी कोशिश हो रही है, और जितना बढ़ा सकते हैं उसको उसी की कोशिश हो रही है, इसको ज़्यादा बढ़ाया जाए। और जॉइंट वेंचर्स के लिए भी बिल्कुल जैसे इन्होंने कहा कि कॉस्मेटिक्स को भी अभी साथ ही लिया जा रहा है, इसमें फार्मा के साथ ड्रैप के अंडर ही शायद करीब आ जाएगा, तो उस पर भी जो है वो एक और बेहतरी आ जाएगी, उसके ऊपर भी कंट्रोल्स होंगे, उसके ऊपर आपको और आसानी हो जाएगी एक्सपोर्ट के लिए भी, कि आप अगर उन पैरामीटर्स को पूरा कर लेंगे तो यू विल बी क्वालिफाइड कि जी आप बाहर भी एक्सपोर्ट बिल्कुल है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं एग्जैक्टली जैसे ज़हरा अभी मैं मुशाहिदे में आया है, बल्कि लोगों ने जब हम बाहर जा रहे हैं तो पहले कुछ और मंगवाते थे, मैं उसका नाम नहीं लेता, एक बड़ी मशहूर चीज़ है जिसका यहाँ बड़े इस्तेमाल होता है, तो वो ब्रांड बड़ा मशहूर था, लेकिन अब एक बड़ी मशहूर एक क्रीम है, मैं उसका भी नाम नहीं ले सकता, वो मंगवा रहे हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये क्या चक्कर है, वहाँ तो इतनी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। वो उसकी वजह ये है कि हमारे कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें लाइक वी जस्ट सेड की कुछ ऐसी चीज़ें वो असर फ़ौरन दिखाएगी, क्योंकि वो केमिकल गलत है, आप समझते हैं। अब वो कुछ लोग जो है वो कह रहे नहीं मुझे तो ये असर चाहिए, अब वो समझ नहीं रहे कि उसका बाद में जाके कितना ख़राब हो सकता है असर। बिल्कुल। हमारी डॉक्टर ने उन्होंने बताया कि एक क्लिनिक में डाइज हैं कुछ, जिसमें कुछ काला रंग किसी पत्थर से निकलता है, उसकी वजह से लोगों की आईसाइट जा चुकी है, यानी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन चीज़ों में। तो हम उस चीज़ के अवेयरनेस पे हमने एक सेमिनार रखा था FPCCI में, और हम चाहते हैं कि इसकी अवेयरनेस आए फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी और हर चीज़ में, कि हम बहुत चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाहर भी बहुत कम्पीट कर सकते हैं, अच्छा यहाँ भी हम कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि लोग फिर चाहते हैं वो बाहर के प्रोडक्ट लें इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। और अगर हमारा प्रोडक्ट फिर अच्छा होगा तो उसमें पाकिस्तान का ही फ़ायदा होगा बेसिकली। तो हम ये चाह रहे हैं कि इस तरफ हमारा काम है और हम इसमें मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है कि इसके अवेयरनेस की बड़ी कमी है। जैसे हम हमेशा बात करते हैं किसी भी शोबे में चले जाएं, फारूक भाई ने मुझे सिखा दिया है कि मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत काम करने की ज़रूरत है, बड़ी गुंजाइश है। अब ये तो एक मसला है जिसकी इन्होंने निशानदेही की है, बहुत सारे और दीगर मामलात हैं जिसमें बिल्कुल भी बेसिक नॉलेज है वो भी हमारे पास। बिल्कुल फारूक भाई की मैं एक बात से बड़ा इत्तेफाक करूँगा, मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में बात की थी, फारूक भाई ने तरबियत वाली बात बहुत प्यारी की। देखिए मैंने आपको कहता कि हर सनद याफ्ता तालीम याफ्ता नहीं होता, बहुत अच्छी बात है ना। सनद कई लोग लेके घूम रहे होते हैं, लेकिन उनमें तालीम अगर हमसे बात करेंगे नहीं पता चलता, आपको पता चलेगा कि कितनी तालीम है। ऐसा ही है, मतलब कुशाई करते ही पता चल जाता है 2 मिनट में बंदे के पास वाकई उस सनद को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही। इसी तरह हर तालीम याफ्ता तरबियत याफ्ता नहीं होता। बहुत खूब, बिल्कुल। तालीम बहुत खतरनाक हो सकती है अगर तरबियत साथ ना हो, बहुत डेंजरस, और यही हमारे केस में हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और कहते हैं कि हर तरबियत याफ्ता हिदायत याफ्ता भी नहीं होता। क्या अच्छी बात है, और सिलसिला एक पूरा जा रहा है। तो यासिर भाई तरबियत होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। मुझे याद है जब हम छोटे थे टीवी पे अवेयरनेस के प्रोग्राम चला करते थे, ट्रैफिक के हवाले से, दूसरे हवाले से मैनर सिखाया जाएगा टीवी के ऊपर। जी जी बिल्कुल चला प्रोग्राम जाएगा। तो अब वो नहीं है, और बिल्कुल कमर्शियल एजुकेशन दी जा रही है बच्चों को, मनी सेंटर्ड हो गए, ठीक है, और तरबियत का बहुत फुकदान है। अब हम चाहते हैं हमारे बच्चे जो है ना वो
अच्छे भी हों, फर्माबरदार भी हों, लेकिन उस तरह की तरबियत हम देने को तैयार नहीं है ना, हम प्रैक्टिकली भी हम वो चीज़ें उनको दिखा नहीं रहे। क्योंकि ये देखिए कायल करने का दौर नहीं, कहते हैं माइल करने का दौर है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा नमाज़ पढ़े तो मुझे पहले खुद नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, बिल्कुल ऐसा ही, मुझे वो सारे काम खुद करने पड़ेंगे जो मैं अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ। सिर्फ लेट कर टीवी देख कर और मैं बच्चों से एक्सपेक्ट करूँ कि वो जो है ना वो बहुत अच्छी औलाद बन जाए। अच्छा इरफान भाई, हमने और आपने टीवी से बहुत कुछ सीखा, यानी कि ये जैसे आज हम ये खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं, चले आज तो ईद का मौका है तो ईद के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, लेकिन मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हम देखते थे, बड़े मेयारी प्रोग्राम्स हुआ करते थे, बड़ा अच्छा बोलने वाले, हम तो उनकी खाक के बराबर नहीं है, इतनी खूबसूरत वो करते थे, प्रोग्राम्स कंडक्ट करते थे, मैसेज होता था। और अच्छा मेरा एक और बड़ा इख्तिलाफ है कि हमारे कौम का वैसे तो मिजाज आपको पता है कि कैसा है, हर चीज़ का तमस्खुर उड़ाना, मजाक में हर बात को टाल देना। जैसे आप मुझे याद है बचपन में देखता था कि वो ट्रैक्टर के हवाले से बताते थे कि ट्रैक्टर को जो है इस तरह वो किया जाता है, अगर आप उसको इस तरह अगर ठीक करेंगे या चलाएंगे तो लंबे अरसे चलेगा, 2 पहिए पीछे होते हैं। जी अच्छा, ये तो मजाक बनाया गया। अच्छा आतिफ भाई, मसला ये है, मेरा जो गिला है, जो मेरा वो शिकवा है, वो ये है कि आप उसके ज़रिए अपने फार्मर को एजुकेट कर रहे थे। वो मीडियम उसके लिए टीवी ही था, उसने जाके कहीं से नहीं सीखना था, वो टीवी से सीखता था। फिर उसमें ये होता था कि हमारी पैदावारी सलाहियत बढ़ती चली जा रही थी उन चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि हम एक ज़रई मुल्क हैं। अब लामहला आपको उस तरफ वापस आना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी बेसिक से हट गए। आज हम फूड सिक्योरिटी के लिए परेशान हैं, आज हमें इम्पोर्ट करनी पड़ रही है तमाम चीज़ें, और हमारा रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा एक इंपोर्ट के ऊपर खर्च हो रहा है, जिसके अंदर हमने तकरीबन $8.5 बिलियन का मैं देख रहा थी रिसीट्स हैं, जिसमें सिर्फ फूड आइटम्स हमने इम्पोर्ट किए हैं। तो इसका मतलब ये कि हमसे गलती हुई है, हमने तमाम चीज़ों को मजाक बनाया तो उसका नतीजा ही निकला, आज हम ज़राअत से भी दूर हो गए और ये सारी चीज़ें भुला बैठे हैं। जी फारूक भाई, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, फरमाएं। बिल्कुल आपने वजह कहा यासिर भाई, असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ है ना, हमारा देखिए इसमें सारा विजन की कमी है। जी ठीक है, हम अगर एक इज्तिमाई सोच अगर होती है हमारी, मुल्क के लिए सोचते जी, तो वो चीज़ें आज भी चल रही होती। आज हम गंदम इम्पोर्ट, पहले हम खुद कफील थे, आज हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ों में खुद कफील थे, आज हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि हमारी जो विजन की कमी की वजह से ना वो हम नहीं कर पाए, जो लीडरशिप है वो मैं जब बचपन में आप वाली बात की हम देखते थे कि वो ऐड आते थे, आपको पता ये अपना यूरिया के इसके उसके बाकायदा खाद के ऊपर प्रोग्राम आते थे, कपास कैसे उगानी है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। और जब हम अप कंट्री जाते थे कभी बाय रोड उस ज़माने में भी, तो ज़मीनों पे बाकायदा स्लोगन्स लगे होते थे कि गंदम आपका जो है वो सोना है, ये फलाना है, गंदम उगाओ, कार्टून उगाओ, इस तरह के बहुत सारे मोटिवेट साइट्स रोड्स के ऊपर वो स्लोगन्स लगे होते थे। अब अल्लाह का शुक्र नहीं है, सब चीज़ें उन्होंने गायब कर दिया, सब हाउसिंग सोसाइटी में तब्दील हो गई, सब हाउसिंग तब चला गया। अब हम लोग जो है ना, हर जगह जो हमारी बेहतरीन एग्रीकल्चर ज़मीन है उसमें हमने क्या किया है, रियल एस्टेट। ये मैं अभी देख कर आया हूँ फैसलाबाद में। ठीक है, अच्छा फिर आप देखिए कि एक और जो सबसे बड़ा अलमिया देखिए कि पाकिस्तान एक ज़माने में तीसरा चौथा बड़ा मुल्क था कॉटन ग्रोइंग। ठीक है, 13-14 मिलियन बेल्स हमारी हुआ करती थी, 4 लाख। आज हम 8वें-9वें नंबर पर आ गए हैं। हमने क्या किया कि हमने जितनी भी हमारी टॉप कॉटन क्रॉप एरियाज थे वहाँ हमने लगा दिया गन्ना लग गया, और सॉरी हमने शुगर मिल लगा दी। जब शुगर मिल लगाई तो किसान ने कहा मैं मोटिवेट गन्ना उगाऊंगा मैं। तो हमने क्या किया कि हमने चीनी इतनी पैदा कर ली, हालांकि चीनी आपका स्टेपल फूड नहीं है। अच्छा, कॉटन तो हमारी जरूरत है, हमारी एक्सपोर्ट भी थी, टेक्सटाइल गारमेंट्स की एक्सपोर्ट थी, टेक्सटाइल गुड्स की एक्सपोर्ट थी, हम उसमें पीछे आ गए। अब हम 8-9 मिलियन बेल्स इंपोर्ट करते हैं, अब उसका फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है आपका। ठीक है, तो बजाय हम एग्रीकल्चर की चीज़ों को बढ़ाते, उस विजन को लेके चलते, लेकिन बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगेन कहना पड़ता है कि हमारे पास वो लीडरशिप ही नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि वजह देखिए ये जितनी है अल्लाह का शुक्र अदा करें, इससे भी वर्ष होती है हम क्या कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लोग अक्सर पूछ रहे हैं आजकल हर चीज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, इससे वर्ष भी हो सकते थे, तो फिर हम क्या करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बस अच्छा भाई जी फरमाइएगा, ये तो सूरत हाल है। नहीं, ये सारी हकीकत है, और हमारा मुल्क जो है वो ज़ाहिर मेजॉरिटी हमारी जो है वो देहात पे ही है, और इट्स अ ह्यूज मतलब एक पॉपुलेशन है, ताकत है हमारी, और इसको हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और इसके अंदर हम अगर इस तरीके से जाते हैं एक उम्मीद के लिए कि चलो इंडस्ट्री हमारी बैठ रही है, सारा कुछ हो रहा है, तो एटलीस्ट इस साइड से ही हम जागना शुरू करें। बिल्कुल ठीक है। और इसको इंडस्ट्री के साथ जोड़कर हम कुछ ऐसी चीज़ें करें कि ताकि हमारा मुल्क भी उन मालिक के सामने आ सके। अभी फॉर एग्जाम्पल काफ़ी मेरे चक्कर भी 2-4 लगे बिजनेस के हवाले से थे, तो वहाँ डिफरेंट बातें हुई। एग्रीकल्चर के मिनिस्टर से हम मिले, इनिशियली मैं सोच रहा था कि एग्रीकल्चर वाले से मिलकर हमें क्या मिलेगा, लेकिन वहाँ से उनके थिंक टैंक से बात करने से उनके आइडियाज़ पता लगे। वो
एक छोटी सी एग्जांपल है एग्स की जी, उनकी जो डिमांड थी इट वाज ह्यूज। और जैसे फारूक भाई ने बताया, वो अब एजुकेटेड अगर लोग इस बिजनेस में आएंगे तो दे नो कि उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, उसकी एक्सपायरी कैसे लगानी है, उसको मुख्तलिफ लोगों से कलेक्ट करके वहाँ तक एक्सपोर्ट कैसे करना है। बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली हमारा एक बहुत बड़ा सेक्टर है हलाल मीट का, तो गोट्स भी वी कैन एक्सपोर्ट अ लॉट। तो इन चीज़ों पे अब डेफिनेटली अब जो गवर्नमेंट के लोग बैठे हुए हैं, अदारे बैठे हुए हैं, डिफरेंट लोग, मुख्तलिफ लोग अब बैठ के बिजनेसमैन भी भी सोच रहे हैं कि वाई नॉट इस चीज़ में देखा जाए अपॉर्चुनिटीज जहाँ जहाँ मिल रही हैं। और इट्स अ टाइम के जी अभी कोई बॉर्डर्स नहीं है, हमें तो बिजनेस करना है। और बिजनेस के लिए हम चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजिप्ट है, जो भी मुल्क है, वी आर रेडी टू डू बिजनेस विद। बिल्कुल, लेकिन अब पॉलिसी मेकर चाहिए होंगे ना। अब ईद का मौका है, अब ज्यादा बात हो जाएगी तो लोग परेशान हो जाएंगे कि यार ये पॉलिसी की तरफ आज वापस से जो है वो आ गए। मैं तो चाह रहा था ईद के हवाले से बात हो। अच्छा, ब्रेक एक कहा जा रहा है, मुख्तसर सी ब्रेक लेनी है, मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। गुफ्तगू जारी रखते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, मौका ईद का, ईद की मुनासिबत से गुफ्तगू कर रहे थे, बड़े ख़ास मेहमान बैठे हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी। आज बड़ा मज़ा आ रहा है गुफ्तगू में, बहुत सारे मामलात पर बात हो रही है। ईद के तो यकीनन ईद का मौका है, ईद के शो में तो ईद की बात होती है, लेकिन उसके साथ साथ हम कोशिश करते हैं हमेशा समाजी नौइयत के मामलात के ऊपर गुफ्तगू करें। कुछ देर पहले एक बड़ा आम मौजू है जो हमारे बड़े करीब है दिल के, मुल्क की जो मौशी सूरत हाल है इस हवाले से, लेकिन यकीनन ईद के मौके पर इस तरह की बात जो है वो यकीनन शजर ममनू तो नहीं है, लेकिन क्या करें कि वो बात करना पड़ती है, वो चाहते हुए भी ना चाहते हुए वो मौजू आ ही जाता है। क्योंकि अभी जितने भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं ना, जितने भी हमारे दोस्त रिश्तेदार सब, वो अपने ड्राइंग रूम्स में बैठ के यही बात कर रहे हैं कि मुल्क का होगा क्या, मुस्तकबिल क्या होगा। हर शख्स फिक्रमंद है कि ये आने वाला वक्त क्या लेकर आ रहा है, क्या मज़ीद महंगाई में इजाफा होगा। आप यकीन कीजिए आतिफ भाई, यहाँ से जाते ही आपसे और हमसे जो पहला सवाल होगा कि डॉलर कितने का होने वाला है, ये ज़रा बता दीजिए। अब डॉलर की वजह से अब आप बताएं, फिर बात जो है दूसरी तरफ निकल जाती है। लेकिन यही वो मामलात और मौज़ूआत हैं जो ज़ेर बहस आ रहे हैं। क्यों ऐसा है आतिफ भाई, ज़रा फरमाइए। नहीं, काफ़ी हद तक आप सही कह रहे हैं, मसाइल हैं नो डाउट, और यही वजह है कि ये सारी डिस्कशंस हो रही हैं। जी। और उम्मीद यही है कि जो पढ़े लिखे सारे लोग हजरात इस चीज़ों पर इतना सोच कर रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं, इसके ऊपर पॉइंट्स अपने अपने व्यूज़ बता रहे हैं, अपने आइडियाज़ सोच रहे हैं, तो रहना तो यही है, ठीक है ना। और इन्हीं लोगों ने रहना है, सारी आबादी हमारी कहीं चली नहीं जाएगी। अब करना क्या है, ये इस वक्त हमें सोचना है, और आज के लिए नहीं, हमें तो मुस्तकबिल के लिए सोचना है। आज से हम सोचना शुरू करेंगे तो हमारी, बेशक हम कहते हैं कि जी हमारी बहुत अच्छी एक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और यंग पॉपुलेशन है जी। वी हैव वन स्ट्रेंथ के जी एटलीस्ट 25 ईयर्स से लेस हमारे पास 65-75% लोग मौजूद हैं। तो जब मौजूद हैं तो अब हमें एक पूरा एक टाइम लगेगा, उसमें गैप तो आएगा कि आज से हम इनको किस तरीके से यूज़ करना है, उनको शार्प करें, ठीक है ना। तलवार हमारे पास है लेकिन लकड़ी की है, उसको अब हमें शार्प करना है। उसको कैसे कर सकते हैं? पढ़ाई। बिल्कुल सही। फर्स्ट प्रायोरिटी इज एजुकेशन। एजुकेशन हम करते जाएंगे तरबियत के साथ, तरबियत के साथ एजुकेशन एंड तरबियत दोनों चीज़ें देंगे। और लोग जैसे अगर बाहर भी जा रहे हैं, जो चाहे पढ़े लिखे जा रहे हैं या वर्कर जा रहे हैं, जो भी बाहर जाते हैं, तरबियत वाला मामला वहाँ से हासिल कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। जैसे अगर एक अमीर शख्स बाहर जाता है और देखता है और विजिट करता है, तो उसकी ख्वाहिश यही होती है कि यही सब कुछ हम अपने मुल्क में लें। हमारे साथ बैठी हुई हैं ये अब सऊदी अरब में जो अच्छी चीज़ें, इनकी ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान में भी यही चीज़ें आ जाएँ, तो हमारा मुल्क अच्छा हो जाए। तो इस चीज़ के लिए सारे मिलकर कोशिश कर रहे हैं। बेशक आप सही कह रहे हैं कि डॉलर का इस वक्त मसला चल रहा है, लेकिन उम्मीद हमें यही है कि जी इंशाल्लाह हम इस बहरान से निकल आएंगे और चीज़ें बेहतर होंगी। और ये मसाइल हम बचपन से देखते आ रहे हैं अब तो हम बहुत ज़्यादा इसके आदी हैं। इस वक्त जो है ना, ये टाइम है कि हम सब्र से, और जो हम दे सकते हैं मुल्क को, अपनी जो कंट्रीब्यूशन हो सकती है वो पूरी करें। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो रेजिलिएंट नेशन तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इतनी वो शायद कहता है मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो। जो है ना, इस वक्त हमें एक कंटिन्यू ऐसी पॉलिसी बनानी कि जो कि हमें फ्यूचर में भी इस चीज़ों से ले जाएं और हमें ज़्यादा अच्छी ईद मिले। बिल्कुल ठीक है। कोशिश है कि अगली ईद पे हम ज़्यादा अच्छी तरह से खुश होंगे और लोगों से और ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है उसको सेलिब्रेट कर सकें। ज़रा भी अब फरमाइएगा कि जैसे भी बात हो रही थी कि वो स्टैंडर्ड्स वहाँ पे बड़े सख्त होते हैं, उनको मेंटेन रखना ज़रूरी है। लॉज ऐसे हैं कुछ ऐसे कि प्रोडक्ट के हवाले से तो आप कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते।
आप तो माशाल्लाह खुद प्रोडक्ट के ऊपर भी काम कर रही हैं, और फिर ये कि जो मामला है ब्यूटिफिकेशन का, बड़ा हसास मामला है, क्योंकि बराह रास्त ख़वातीन से ताल्लुक़ है। हमारे तो बाल यहाँ से ऊपर अगर हो जाएं या यहाँ से अगर नीचे हो जाएं तो वो गुजारा हो जाता है, लेकिन खुदा ना करे, अल्लाह ताला किसी खातून के बाल जो है वो ना करे, अगर डाई भी गलत लग जाती है तो मैंने देखा है बाकायदा शीशे टूटते हैं, बोतलें चल रही होती हैं पार्लर्स के अंदर। ऐसा कुछ होता है? बताइए ज़रा इसके बारे में भी कुछ। आप सही कह रहे हैं एक तरह से, और इस चीज़ को बहुत सीरियस लिया जाता है। जी, जी। और मैंने ये गलती की गुंजाइश नहीं होती, गलती की गुंजाइश नहीं होती, और यहाँ लोग बड़ा पसंद करते हैं कि आप बाहर के सारे जो है वो लेके आएँ। तो जैसे हमने यहाँ बॉडी शॉप के, सॉरी प्रोडक्ट शुड नॉट बी मेंशन, हमने यहाँ इंट्रोड्यूस कराए जो पहले नहीं कराए हुए थे, उसकी फेशियल्स, और फिर एक्यूप्रेशर थेरेपी जिसकी मैं थेरेपिस्ट हूँ, तो उसको हमने यहाँ इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा, इसके अलावा एक जो हमने यहाँ, हमें जो लगा, जैसे अभी कह रहे थे ये कि बाहर से हम यहाँ क्या लाना चाहते हैं, क्या करते हैं, तो उसमें एक चीज़ हम अपनी तरफ से ये कर रहे हैं कि हम अंडर प्रिविलेज्ड औरतों को, जो गरीब औरतें हैं, बेवा हैं, इस तरह की हैं, जो जिनको दूसरों पर सहारा लेना पड़ता है अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, खुद खाना खाने के लिए, तो हम उनको ट्रेन कर दे रहे हैं एज ए ब्यूटिशियन फ्री में। वेरी गुड। ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, और फिर वो अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ है ब्यूटिशियन कि आपको पता है हर औरत को इसका शौक होता है। तो आप अगर एक किसी को ट्रेन कर देते हो तो आप समझे कि वो अपने मोहल्ले के कस्टमर तो ले ही लेगी। बिल्कुल ऐसा ही। तो आप घर से अपना काम शुरू कर सकते हैं। बड़ी अजीम खिदमत है जो आप कर रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस हमारी ये कोशिश है। अभी भी हमारी 10 गर्ल्स जो हैं वो भी पास आउट होने वाली हैं और कुछ दिन में। माशाल्लाह। तो ये सीखने सिखाने का अमल भी जारी रहता है। ये भी चलता रहता है। तो हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो तो माशाल्लाह मर्दों में भी रुझान बढ़ता जा रहा है। मैं आ रहा हूँ इस तरफ, जो हमारे मौजूद एक एक करके मैं सबकी अंदर की बातें निकलवाऊंगा, फिक्र ना करें आप। मैं अभी पता करता हूँ, आप देखें आपके पास अगले क्लाइंट यही आपके होंगे। इरफान भाई, ये जरा बताइएगा दिल पे हाथ रख के, ईमानदारी से, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, कि ये एक ज़माना ऐसा होता था, एक साबुन रखा होता था लाल रंग का, वो सर पे भी चल जाता था, वो चेहरे पे भी चल जाता था, और जिस्म पे तो वो चल ही जाता था बिल्कुल। तो वही चला करता था। लेकिन फिर उसके बाद तरक्की होती गई, फिर उसके बाद जगह शैम्पू आ गया, फिर पता चल रहा है जी फेस वॉश आ रहा है, फिर बॉडी वॉश आ रहा है, अब ये तो लाजमी जुज़ हो गया है। तो क्या ये सिलसिला वाकई अडॉप्ट कर लिया गया है, या वाकई राइज हो गया है? क्योंकि पहले तो ग्रोसरी आती थी ना, तो चंद आइटम्स होते थे। अब तो शैम्पू अलग है, वो जनाब वो सीधे बाल हैं तो उसका अलग है। अब तो ये भी हो गया कि वो करली बालों का शैम्पू अलग है, सीधे बालों का अलग है फिर और है। तो ये कहानी यहाँ तक पहुँच चुकी है, ज़रा फरमाइए। दिल पे हाथ रखिए। यासिर भाई, आपकी बातों से मुझे बात याद आ गई। अपने जिन दिनों में टीचिंग किया करता था उरूज पर, मेरी एक शागिर्द थी, वो ब्यूटिशियन ही थी। अच्छा, माशाल्लाह। मैंने उनसे कहा कि ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। वाह। खूबसूरती तो देखने वाली की आंखों में होती है। उसने कहा नो सर, डायमंड नीड्स पॉलिश। वाह। और हीरे को पॉलिश की जरूरत होती है, तो पॉलिश करना बहुत जरूरी है। तो ब्यूटी बड़ी मुश्किल बहस है ये वाकई। तो बड़ी मुश्किल बहस है इंडीड। जिद्दत आई है और आनी चाहिए हर चीज में। आ रही पहले लाल साबुन वाली, बिल्कुल हमें याद है कि पूरी एक ही उसमें फारिग हो जाएगा, सब जगह चल जाता था वो। बिल्कुल। अब हर चीज में ज़ाहिर है रिसर्च है, डेवलपमेंट है, हर एरिया में काम हो रहा है, तो बड़ा माइन्यूट इसके अंदर भी काम हुआ है। और हर किसी की नीड्स डिफरेंट है, ये भी हम मानते हैं। हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, हर आदमी नायाब है, हर औरत नायाब है, ऐसा ही है। तो सबकी अलग अलग नीड्स हैं। तो मर्दों में तो हाँ ठीक है, रुझान मर्दों में भी काफ़ी आ गया। अब तो पहले हम साबुन से मुंह धो लिया करते थे, बड़ी बात होती थी। अब तो फेशियल हो रहा होता है और काफ़ी चीज़ें हो रही होती है। और रखना चाहिए, केयर करनी चाहिए लोगों को। अल्लाह की दी हुई नेमत है, इसका ख्याल रखना भी जरूरी है। इसको ऐसे लापरवाही से छोड़ना भी नहीं चाहिए। लोग कुछ ज्यादा आजकल परवाह कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा नहीं। एक्सेसिव कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज़ की ज्यादा नुकसान। लेकिन एहतियात जरूरी है ना। ज़रा तक पहुँचते पहुँचते जरा फारूक भाई की राय में ले लूँ। फारूक भाई, यार देखिए, मैं तो बड़ा सिंपल आदमी, मैं सिंपल आदमी, मैं शैम्पू इस्तेमाल नहीं करता। मेरे को ठीक है। मैं नॉर्मल एक ही साबुन, या मुंह धोना हो, बर्तन धोने हो, मैं तो एक ही साबुन। अच्छा, मेरा देखिए हमेशा से रहा है कि जो चीज़ भी मैन मेड है ना जी, केमिकल से, ये नॉट गुड फॉर योर। सही जगह आ गए अब आप। ठीक है। तो मैं आप यकीन जानिए कि मैंने शैम्पू भी इस्तेमाल करना शुरू किया है व्हेन आई वाज लाइक 30 इयर्स ओल्ड। जी। मैं नहीं लगाता था। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और मैं हमेशा से कि भाई ये चीज़ जो है ना वो मेरे बालों को ख़राब कर देगी। वाह। मेरी स्किन को खराब कर पहले बड़ा लोग डरते थे शैम्पू इस्तेमाल करते थे, आजकल तो और इस तरह सोप एक है बस, दैट्स इट। और मैं कोई फेशियल नहीं कराता, कभी कुछ नहीं कराता। जो है देखिए नेचुरल जो चीज़ है जो है, ठीक है ना। आप सिर्फ ये है कि रात को मुंह अच्छी तरह धोकर सोएं, वाह, और सुबह उठ के मुंह सही तरह धो लें, सही तरह से इंशाल्लाह फेशियल आपका हो जाएगा। ठीक है ना।
तो सही तरह का इस्तेमाल, सही बात बोली है। पता है, आप यकीन करें फेशियल और ये सब में सबसे क्रूशल थिंग है फेस वॉश। फेस वॉश क्रूशल है, जो वो चीजें, और वही चीज लोग मिस कर देते हैं, वो सही तरह धो ही नहीं रहे, तो उसी से स्किन के सारे इश्यूज शुरू होते हैं। यानी ऑयली स्किन है तो उसको दिन में 3 दफा धोना है। अब यकीन करें, मर्द तो इतने सादा होते हैं कि वो हमारे एक दोस्त हैं 6 महीने तक तो कंडीशनर से सर धोते रहे, उनको बाद में जब पता चला बोतल एक जैसी होती है लेकिन शैम्पू कुछ और है, कंडीशनर कुछ और है। सादा लोग होते हैं तो वो एक उससे मुंह भी धोते रहे काफी अर्सा, बोलते हैं यार बड़ी अच्छी खुशबू है, फिर उनको बताया बालों के लिए होता है, चेहरे के लिए नहीं होता। आदमी तो यहाँ तक सीधे हैं, आपको पता है। मैं भी आ रहा हूँ जरा, आतिफ भाई से प्रोडक्ट्स है। आतिफ भाई तो माशाल्लाह, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर एक नाम है और हाईक्यू एक ब्रांड है। आतिफ भाई, ये अब चीज़ें हैं डिमांड में, अब लोग इसकी तरफ। अच्छा, फिर एक और चीज़ है, अभी मैं ज़रा से भी इस बारे में पूछूंगा। अब तो जनाब वो इस्तेमाल हो रहा आजकल, बड़ा एक नाम काफ़ी वो हो गया ऑर्गेनिक और हर्बल का। अब वो तो प्रोडक्ट, पहले मैं एक जो शैम्पू या साबुन लेने के लिए जाता था वो अगर 50-100 रुपये का था, अब उसके आगे उन्होंने हर्बल लिख दिया तो उसकी कीमत 500 रुपये हो गई। मैंने कहा इसमें क्या है, उन्होंने कहा इसके आगे हर्बल लिखा हुआ है इसलिए ये बताइएगा ये क्या सिलसिला है? नहीं, ये काफ़ी मैं कहूँगा कि एक बेहतर चीज़ है हर्बल, डेफिनेटली, और स्पेशली स्किन केयर के लिए ये ज़्यादा बेहतर इस पर बात कर सकेंगे। लेकिन आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हाइजीन जी, और सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ज़रूरी। आपको जो साबुन जो चीज़ भी सूट कर रहा है आप उसी को इस्तेमाल रखें और उसको अपने आप को साफ रखें। अभी जैसे आज के दिन भी अब बकरे ज़िबा कर, मैं तो कहूँगा कि आज के दिन का मैसेज टेक होम मैसेज होना चाहिए ये कि आप एहतियात रखें, अपनी सफाई रखें, हाथों को बार बार धोएं। जिस वक्त भी गोड्स के साथ ख़वातीन भी इस वक्त इस्तेमाल करते हैं, बच्चे उठा रहे होते हैं गोड्स, इधर से उधर बांट रहे हैं, हमारे लोग भी लेके जा रहे हैं, तो दे शुड टेक केयर। और उनको चीज़ों से भी मतलब अपने आप को साफ रखना है, और जो खून के निशान और ये वो अगर लगे हुए आपके कपड़ों पे तो इसको साफ करना चाहिए फौरी तौर पे, और अपने आप को खास तौर पे जो है ना वो साफ रखें, सबसे ज्यादा जरूरी। तो जो भी साबुन जो भी चीज़ में तो चाहे आप ऑर्गेनिक लें या लेकिन जरूर अपने आप को साफ। मैं ज़रा की तरफ आता हूँ। अब ये बताइए कि ऑर्गेनिक और हर्बल के चक्कर में हम फंस गए। बड़े फ़ख्र से खातून बता रही थी कि इट्स वेरी ऑर्गेनिक शैम्पू दैट आई एम यूजिंग दीस डेज। इसमें एक आपको बताती हूँ कि इसके एक पॉजिटिव है और इसका एक नेगेटिव भी है। ज़रूर बताइए। तो इसका पॉजिटिव बेसिकली ये है कि हम नेचुरल चीज़ों की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, अब आप देखिए अगर बाहर आप यूएस या इस तरफ जाएं तो अब घी को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं वो वहाँ, और ऑयलिंग को, तेल को, कोकोनट ऑयल ये हो गया जिसको पहले उनको बिल्कुल सेंस नहीं थी, अब उनको इन चीज़ों की बड़ी सेंस हो गई है। तो वो सब वहाँ मिल रहा है। और जो द डाउन साइड इज कि वही चीज़ जो पहले आपको नॉर्मल प्राइस में मिल रही थी वो 4 टाइम उसका प्राइस हुआ है हर जगह, सऊदी अरब उधर भी, इधर भी, यूएस साइड को भी, इधर भी। तो आई थिंक पाकिस्तान भी कुछ अर्से में यही करेगा कि जो बिल्कुल ही ऑयल है उसको वो ऑर्गेनिक के नाम पे हो सकता है, पर यहाँ लोग नहीं लेंगे। वो मैंने एक सुपर स्टोर में देखा, वहाँ पे तोरी रखी हुई थी, उसके आगे लिखा था ऑर्गेनिक। मैंने कहा अनऑर्गेनिक कैसे तैयार होती है, पहले तो ये बता। तो उसको यूज भी किया जा रहा है वो कितनी चीजें, यानी कि वो वैसे ही भी लिख दे रहे हैं जी 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 कि उसमें ऐसा कोई फर्क नहीं है। लेकिन मिसाल के तौर पे पैराशूट का एक ऑयल है जो कि सऊदी अरब में मिलता था, अब उसका उनको पता चल गया, गोरों को इसकी सेंस आ गई, बाहर के लोगों को सेंस आ रही, तो उसकी पैकेजिंग उन्होंने चेंज करके उसको 4-5 टाइम्स प्राइस पे वहाँ रखा हुआ है। और मैं उससे लेके गई कि ये कैसे हो सकता है, ये कोकोनट ऑयल तो कोकोनट ऑयल ही है, बिल्कुल ठीक है। तो उसको थोड़ा ज़्यादा रिफाइन करके या हार्डली समझे कुछ भी नहीं था, और उसके 5 टाइम्स उसकी प्राइस थी। पर उसमें ये ज़रूर है कि ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, उसकी सेंस होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें नेचुरल की तरफ जाने से ही इतना अवेयरनेस आएगा कि फिर जो केमिकल कंपनीज हैं वो भी ज़रा केयरफुल रहे अपनी केमिकल्स को डालते हैं। काम तो मेरे ख्याल में वही चला है। जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है ना, मसला क्या है कि आज से 45 इयर्स बैक जी we didn't have this यूरिया एंड डीएपी। जी जी ठीक है, बिल्कुल ऐसा ये हमें इंसर्ट किया गया और हमने केमिकल जो है ना इस्तेमाल करके यील्ड बढ़ाने की कोशिश की और उसको ठीक किया। अच्छा, अब क्या है कि देखिए ये यूरिया और डीएपी जो है ना वो ज़मीन के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। एक सर्टन एज के बाद 7-8 ईयर्स के बाद वो ज़मीन बंजर हो जाती है फिर। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, अब हम ऑर्गेनिक, पहले सब चीज़ ऑर्गेनिक होती थी, बिल्कुल ठीक, जो खाद होती थी हमारी ऑर्गेनिक होती थी, ऑर्गेनिक उसी के सब चीज़ चलती थी, सस्ता होता था ज़माना। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब उन्होंने हमको लगा दिया है यूरिया डीएपी पे, फॉरनर्स ने, उनको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, और खुद वो आ गए ऑर्गेनिक की तरफ आ गए। राइट, होगा नहीं यार ये तो नुकसानदेह है, तो सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। बिल्कुल। तो वो हमें भी देखिए, इनफैक्ट क्या है कि अबे हमें चाहिए कि अभी से ही हम अपनी उस चीज़ की तैयारी करें। और ये जो ऑर्गेनिक खाद है, जो पहले आपको पता है कि
एनिमल डंग से होती थी, आपका टर्फ से होती थी, परिंदे इतनी चीज़ों से बनती थी सारी, उसी से सारी खाद चलती थी, हमारी गंदगी सारी साफ होती थी और सारा सिस्टम ठीक हो जाता था। अच्छा, मैं कॉटन की कुछ प्रोडक्ट्स देख रहा था अभी कि उसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि मेडिकली टेस्टेड है और ये, तो फिर मैंने जब उसकी किया तो अब हमारी हम टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट करता हूँ तो हमें अब ऑर्गेनिक मांगा जाता है कि ऑर्गेनिक चाहिए। ऑर्गेनिक क्यों? कि वो जो कॉटन क्रॉप है वो ऐसी फील्ड पे उगी हो जहाँ पर यूरिया डीएपी इस्तेमाल ना हो, क्योंकि उसकी जो प्रोडक्ट जो तैयार होती है एग्जैक्टली पहले हम वही करते थे, पहले तो वही करते थे। अब देखिए हमारे घरों में पहले, अभी हमने दोबारा, मैंने कुछ 4-5 साल से मस्टर्ड ऑयल शुरू किया घर में। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। और देसी घी, देखिए देसी घी और मस्टर्ड ऑयल जो है ना, आपने अगर कोई अपना मीट वगैरह बनाना है, हाँ, आप देसी घी बनाएं, मक्खन बनाएं, बिल्कुल, और आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है, ठीक है। इन्होंने अपने सिंथेटिक जो ऑयल जो थे वो बेचने के लिए बोला नहीं ये तो आपको आर्टरीज बंद कर देगा, आपको कर देगा, हालांकि वो नुकसानदेह केमिकल। इसी तरह जो आपका मस्टर्ड ऑयल है, देखिए जो सरसों के तेल से चीज बनाई जाती है, हमारी जो घर में जो दाल सब्जी, वी हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस मस्टर्ड ऑयल। अच्छी बात है, आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को पता नहीं चला क्या हो रहा है, हमने इसको खत्म कर दिया और ओरिजिनल लेके जरूरी है ना कि बच्चों को अच्छा है, यूज्ड टू भी तो करें ना। जो बैलेंस कुदरत ने रखा है वो चीजें वो इंसान में नहीं आ सकता। आप ये हाइब्रिड जो फसल होती है आज, जी सीड से बनाई जाती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है, यस एग्जैक्टली, तो ये बहुत हार्मफुल है। तो जाने उन्हें अकल आ गई, हमें नशा लगा के दूसरी चीज़ों का, वो खुद नेचुरल चीज़ों की तरफ, क्योंकि हम लोग ब्लेस्ड है ना, हमारे पास तो असल में ये इस्तेमाल करने की वो नहीं है ना कि हम इन चीज़ों को नहीं वो करते। अब आप देखें ना, मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है उसका हवाला देता हूँ कि वो जनाब ये जो डब्बे में बंद दूध होता है, इसका केस लगा पिछले, वो चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने उसका वो लिया। वो जब उन्होंने उसको परसू किया केस को, तो वो बड़े बड़े लोग उसके अंदर, उन्होंने लॉयर्स को हायर किया, वो गए अदालत के अंदर, और फिर ये उसका कंक्लूजन निकला कि जनाब वो चाय के अंदर जो हमारे यहाँ एक बड़ा मोस्ट कॉमन वो है, नाम तो प्रोडक्ट का मैं नहीं लेता, जो इस्तेमाल करता है, वो बाद में उसके बाद ये सेट हुआ मामला कि ये दूध नहीं है, ये वाइटनर है। फिर उन्होंने इस चीज को मेक श्योर किया कि आप जब इसको बनाएंगे और बेचेंगे तो उस पर लिखेंगे कि ये दूध नहीं है, वरना एक जमाने तक लोगों ने उसको 10-10 साल 20 साल इस्तेमाल किया। मक्खन के अंदर यही हुआ, आपने मार्जरीन यूज करते रहे, अब उसके ऊपर वो लिखा गया कि ये मक्खन नहीं है, मार्जरीन है ये इसका, और ये तैयार किस तरह होता है। लेकिन हम लोगों के यहाँ तो जैसे फारूक भाई कहता है अल्हम्दुलिल्लाह सब चल जाता है, तो हमने सब चलाया, तो माशाल्लाह हमारे यहाँ एक जगह तरक्की हुई है जो सरकारी अस्पताल है दिल का। आप जाके वहाँ 1 बजे के बाद बैठ जाएं, 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आपके पास जो एक के बाद एक एम्बुलेंस आ रही होती है। तो ये सूरत हाल है, हमने इस तरफ अपने लोगों को लेकर गए। आखिर में इरफान भाई, मैं ईद के हवाले से पैगाम देखने वालों को ज़रूर दीजिए आज के दिन की मुनासबत से और मौके से। जी नहीं यासिर भाई, ठीक है, मैं अक्सर कहता हूँ नाउमीदी कुफ्र है और मायूसी है गुनाह, गिर के तूफानों में तो मुस्कुराना सीख। वाह, अपनी कंट्री को ओन करें, अपने शहर को ओन करें, अपने घर को, इलाके को, सबको ओन करें। उन सेंस ऑफ ओनरशिप वाली बात आपकी मैं कहूँगा। सारी ईद मौका है कुर्बानी का, इसार का, प्यार का, मोहब्बत का। और इस जैसी कौम मैं समझता हूँ कोई भी नहीं, जितनी तकलीफ, जितने रेजिलेंट हम हैं, ये पाकिस्तानी कौम में कोई नहीं है। अगर किसी और पे इतनी मुसीबतें, इतने करप्ट लीडरान मुसल्लत कर दिए जाते तो शायद वो तबाह हो चुके होते। क्या अच्छी हमने सरवाइव किया है और इंशाल्लाह बुराई भी एक हद तक होती है, उसके बाद मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, अच्छाई होगी। अपने मुल्क को, अपने शहर को हम सब ओन करें, अब एक दूसरे की इज्जत करना सीखें हम सब, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे ना, हमारी कोई इज्जत नहीं करेगा। मैं पहले भी अपनी बात में अक्सर कह चुका हूँ, हम देखते हैं कि कोरंगी वाला गुलशन वाले कोरंगी वाले की इज्जत नहीं कर रहा है, बड़ी अजीब बात है, ये तो बड़ा अजीब हुआ है, पूरे पाकिस्तानियों की कोई फिर इज्जत नहीं कर रहा। ऐसा ही, तो हम एक दूसरे को अपनाएं, एक दूसरे की इज्जत करें और एजुकेशन पे, तरबियत पे तवज्जो दें, रोल मॉडल बने। इरफान भाई, दिल करता है मजीद इसके ऊपर बात करें, और कहा यह जा रहा है कि ब्रेक ले लें, उसके बाद थोड़ी सी और बात कीजिए। तो एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, एक ब्रेक लेकर वापस आता हूँ, गुफ्तगू जारी रखते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ईद के इस पुरमसरत मौके पर आपके लिए एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत हैं। ये बड़ा खुसूसी प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं, और इसकी जो प्रोग्राम में ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाए, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हमारी हो रही थी, और अब इख्तितामी मराहिल हैं। अब ये समझ लीजिए क्योंकि ईद का मौका है और सुबह का वक्त है, बड़ा मुश्किल वक्त होता है सबके लिए, और ईद के दिन आज यहाँ पर बुलाना है, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को ज़हमत देना, तो मैं कोशिश कर रहा था आखिर में इनसे पैगाम ज़रूर लूँ, क्योंकि नशिस्त तकरीबन अपने अख्ताम तक है, पहुँच चुकी है। और भाई, ईद की मुनासबत से क्या पैगाम होना चाहिए? जैसे अभी इरफान भाई ने कहा कि सबसे पहले बड़ी खूबसूरत बात मुझे लगी, हमें इज़्ज़त करनी होगी, रेजिलिएंट तो हम हैं,
क्योंकि ये हालात वाकई मैं तो इस पे कायल हो चुका हूँ कि अगर ये इतनी मुसीबतें किसी और के ऊपर पड़ी होती यकीन नहीं सर्वाइव कर सकते। इसको आप जो भी नाम दे दीजिए, लेकिन ये बात ज़रूर है। फरमाइए क्या पैगाम देना चाहिए? सारी अच्छी बातें तुमने खुद ही कह दी हैं। ठीक है ना? ठीक है। तो अब चीज़ ये है कि देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो हमारा मुआशरा है ना जी, हमें ये चाहिए कि हम दिखावे की ज़िंदगी से बाहर आएँ। आहा, क्या अच्छी बात है, क्या अच्छी बात के लिए दिखावे की ज़िंदगी से बाहर आएँ। उससे जो दूसरे लोग हैं उनको जो टेम्पटेशंस बढ़ती हैं उससे मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है। तो हमें चाहिए ये कि दिखावे से बाहर आएँ, जो हम असल है ना वो दिखाएं, अपना असल दिखाएं। और वही कि इज़्ज़त है, और साथ में देखिए हमें बड़ों का जिस तरह आज का एहतराम ख़त्म हो चुका हुआ है, ठीक है, माँ बाप से जो रिश्तेदारी वो ख़त्म हो चुकी हुई है। क्या अच्छी बात की। जो छोटों के साथ शफ़क़त का कोई चीज़ नहीं है। तो हमें इस चीज़ का भी सीखना चाहिए कि और जो एसार और कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दी ज़हर तकब्बुर से, किब्र से, हर चीज़ से, तो हम ये नफ़रतों को तकब्बुर ना लेके आए ज़िंदगी में। जिसके पास पैसा है वो अपने कॉलर को खड़ा ना करके खड़ा हो जाए, यू नो। और आजिज़ी और आनी चाहिए, हमें मज़ीद आजिज़ और इंकसार होना चाहिए। जिसके पास ज़्यादा जितना आए हमें और आजिज़ होना चाहिए और लोगों में बांटें, लोगों में आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला ने कुरान में भी कहा है कि और लोगों में आसानियाँ बांटो। आप लोगों में आसानियाँ बांटेंगे, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करेगा। क्या अच्छी बात। तो लोगों के काम आए, आसानियाँ बांटें, इंशाल्लाह आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आपके चेहरे पे नूरानियत भी आएगी जी, आपके सारे काम हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों में आसानियाँ बांटना शुरू, इससे अच्छी और बात नहीं हो सकती। आतिफ भाई, मैं पैगाम चाहूँगा आज ईद पे देखने वालों के लिए। जी, मैं बिल्कुल इन दोनों साहब से मुत्तफिक हूँ, और मेरा भी यही मैसेज है कि लोगों के अंदर जितना आप प्यार मोहब्बत बांट सकते हैं, जितनी रिस्पेक्ट दे सकते हैं दूसरों को, वो दें। अपने गरीब भाइयों को ख़ास तौर पे इस त्यौहार के मुनासबत से लाजमी तौर पे याद रखें, उनके साथ खुशियाँ बांटें, उनकी आप छोटी सी मदद करके उनके चेहरों पे मुस्कुराहट लाएंगे तो वही आपको जो है वो एक आपकी कामयाबी वही है, और इसी से हमारा मुल्क कामयाब होगा। और दुआ करें, आज भी ख़ास तौर पे दुआ की गई, जैसे कि मस्जिदों में भी हमारे इमाम ने भी और आप सबके लोगों ने भी, तो सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल वक्त से निकाले, और जिसकी जितनी कोशिश हो सकती है वो अपने भाइयों का इस वक्त साथ दे और उनको इस मुश्किल वक्त में सपोर्ट करे, ताकि हम सब मिलकर इसका फाइट बैक करके और इनसे निकलें और अब एक कामयाब मुल्क बन के वापस आएँ। क्या अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छा पैगाम है आतिफ भाई। जी ज़रा बीबी, क्या मैसेज देना चाहेंगी ईद की मुनासबत से देखने वालों को? जी यासिर, सब ने बहुत अच्छा कहा और बिल्कुल सही बातें की हैं, और मैं इसमें बस यही ऐड करना चाहूँगी कि आप अपने बारे में तो सोचते हैं और बहुत अच्छी बात है, अपने बारे में ज़रूर सोचें, साथ में अपने इर्द गिर्द वालों के बारे में भी सोचें। हर चीज़ हर वक्त कंपटीशन में मत रहें कि इसको नीचे दिखाना है, इसको इससे मैं आगे बढ़ जाऊँ, इससे आगे बढ़ जाऊँ। दूसरे का भी आप थोड़ा सोच के अगर करेंगे तो सब मिलके आगे बढ़ सकते हैं। द टॉप में एक शख्स होना ज़रूरी नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बड़ा अच्छा पैगाम आपने दिया है, तमाम ही मेहमानों ने बड़ा ज़बरदस्त ये पैगाम दिया है, और ये बड़ा ज़रूरी है आज के दिन की मुनासबत से, क्योंकि ये कुर्बानी का जो मकसद और मसरफ़ है वो यही है कि हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला जो हमारा खालिक है वो हमसे क्या तकाज़ा कर रहा है। वो तमाम गुफ्तगू अभी जो कुछ हुई है, ईद का मौका, यकीनन ये बातें तमाम कहनी पड़ती हैं, लेकिन वाक़तन अब ये वक्त आ चुका है कि हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अपने हिस्से की जो कुर्बानी है वो हमें देनी होगी। यकीनन बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जब हम कुर्बानी की बात करते हैं कि वो ये जो कुछ कर रहे हैं सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने में, जो टैक्सेस अदा कर रहे हैं, वो समझते हैं ये कुर्बानी है। वो इससे बढ़कर है। जितने भी मौजूद मेहमानों ने अभी पैगाम दिया है वो यही है कि आपने ख़ुद को तब्दील करना है। ये जितने भी पैगामात सबको दिए गए हैं उनमें यही इसका अख़ज़ हम इससे कर सकते हैं कि अपने आप को तब्दील करने की ज़रूरत है, और अगर अपने आप को तब्दील नहीं कर पाए तो फिर ये शिकवा करना किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है कि उसने हमारे साथ ज़्यादती की या वो हुक्मरान काम नहीं आ सका। ये इस वक्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। खुदारा इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। साल हर साल प्रोग्राम चलते आए हैं, बार बार ये बात दोहराते आए हैं कि ईद के मौके पर खुदारा सफाई का ख्याल रखें, दूसरों के साथ आप ताउन करें और इस चीज़ को यकीनी बनाएं। जैसा भी आतिफ भाई कोई देर पहले बता रहे थे कि अपने मोहल्ले के अंदर कम्युनिटी एक बनाई उन्होंने, और फिर वो कम अज़ कम इस चीज़ से मुतमईन हैं कि अपने इलाके को उन्होंने साफ़ रखा हुआ है। अगर ये ज़िम्मेदारी हर शख्स अपने तौर पर ले ले और आगे बढ़कर अगर ये काम करे तो यकीन करें फिर आपको किसी भी इदारे की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो इसका कम अज़ कम आज तहिया कर लें, क्योंकि अभी दिन बाकी है। कुर्बानी के बाद क्योंकि अब सफाई का जब मरहला आएगा तो इसकी ज़िम्मेदारी आप लें, और अगर तमाम लोग इसमें अपना हिस्सा डालेंगे
तो यकीनन फिर आपको बेहतरी नज़र आना शुरू हो जाएगी। बस यही हमारा पैगाम है और यही तकाज़ा भी है, और इससे सीखें ज़रूर कि ये जो कुर्बानी है ये महज सिर्फ जानवर के ऊपर छुरी फेरना नहीं है, इसमें अपनी अना को भी कुर्बान करना है, तमाम अदावतों को भी कुर्बान करना है। तमाम जितने भी मसाइल हैं जिससे हम आज नबर्द आज़मा हैं, उसमें जो हाइल रुकावट है वो यही है कि हमने अपने आप को तब्दील नहीं किया आज तक, और आज अगर तब्दील करने की सोचेंगे तो यही सबसे बड़ी कुर्बानी होगी। जो छुरी आप फेरेंगे तो अपने नफ्स के ऊपर ये छुरी आज फेर ही दीजिए, तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे खुद ब खुद तमाम मसाइल जो हैं वो हल होना शुरू हो जाएंगे। और फिर जब इंशाअल्लाह, जैसा भी बात हो रही थी कि आने वाली ईद जो है, हम ये दुआ करते हुए यहाँ से इजाज़त चाहेंगे कि जब वो ईद आएगी तो सूरत हाल इंशाअल्लाह ये अक्सर मुख्तलिफ होगी, और हम अच्छी बातें भी आपके सामने ज़रूर रखेंगे, और वो वक्त याद किया करेंगे कि जैसा भी बात हो रही थी कि माजी में भी ऐसे लोगों के साथ ही हम कौमों के साथ होता रहा, उनके ऊपर मुश्किल वक्त आए, और फिर जब वो अच्छे वक्त की तरफ आ गए तो वो याद किया करते थे। तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है, पूरी उम्मीद है हमें अल्लाह की ज़ात से कि वो वक्त आने वाला है जब हम याद करेंगे कि हमारे साथ कभी ऐसा हुआ करता था, लेकिन हमने अपने आप को तब्दील किया और साथ ही अपने माशरे को भी तब्दील कर लिया। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जनाब इरफान साहब का, जनाब फ़ारूक अफजल साहब का, आतिफ साहब का मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, ज़हरा ज़ाहिद का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तमाम मौजूद मेहमानों ने ईद की मसरूफ़ दिन में वक्त निकाल कर यहाँ पर हमारे साथ शिरकत की और बड़े मज़े की गुफ्तगू की। आप यकीन करें बहुत ज़्यादा इसको हमने इन्जॉय किया, और यकीनन देखने वालों ने भी इसको इन्जॉय किया होगा, इससे महसूस हुए होंगे। अपनी आरा से हमें ज़रूर नवाजिएगा। अब इजाज़त लेने का वक्त है, और इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को, हमारे मेहमानों को और पूरी इस टीम को हमारी दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।